तो मैं न्यूरो सर्जरी में जाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में न्यूरो सर्जन कोई बनता नहीं है या न्यूरो सर्जरी होती यहाँ पे था कनाडा में। लेकिन मेरा पेपर जो है जिसमें मैंने मेथडोलॉजी अप्लाई की, तो वहाँ पे एज एन एग्जांपल शेयर हो रहा था कि ये आप आई वुड बी ऑनेस्ट, और मैं कहूँगा कि आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो शिफा का उसमें बहुत रोल। मेरा बाप नहीं था, वो सपोर्ट पे नहीं था, उस पर 7 बहन भाई थे। माँ ने घरों में काम कर करके तो हमें यहाँ तक लेके आई है। विक्टर को उसने मुझे सिर्फ एक बात की थी, कहता अब आगे हो तो अब इसी में एक्सेल करो। तो कहती है हाउ डेयर यू रिफ्यूज अ डॉक्टर्स ऑर्डर। देयर इज अ सटल डिफरेंस कि अगर हम किसी को सर कहते हैं and we feel inferiority complex as well, and if we don't say sir, डिडक्शन के बाद आप तकरीबन जो है ना 4-4.5 हज़ार डॉलर कमा रहे होते हैं। तो how much they are taking taxes? 50%. लेकिन क्लिनिकल बैक साइड में इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी बुलिंग है, इतनी इतनी डिस्क्रिमिनेशन है तक पे आई थी कि मुझे कह रहे थे कि जी आप में एटीट्यूड इशू। 4 साल का एग्जाम आपका लेते हैं, 3 दिन की ऑस्की होती है, 2 दिन का आपका फिर वो रिटन एग्जाम होता है, इंटेलेक्स टाइप क्वेश्चन। नर्सेज या दूसरे नर्सेज को अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए इस तरह जिस तरह आपने दैट यू शुड से नो टू समथिंग। हमें नो कहना सिखाया नहीं जाता। हाउ एंड व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ रिसर्च नर्स। वो जो इमेज है ना डॉक्टर का, वो जो डॉक्टर गॉड, मैंने मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स किए जिसमें इवन पेशेंट्स ने डायरेक्टली हमें बोला है हमारे इंटरव्यूज में कि डॉक्टर जो है वो गॉड का जब अब वर्ड आ जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली पावर डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। वर्ड यूज करते हैं नर्सेज के लिए, और जो इमेज मीडिया में क्रिएट हुआ हो, जब आप टेलीविजन शोज देखते हैं, अगर हम नर्सेज का एक रोल सिर्फ वही रखें कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद ही आप आगे मूव करेंगे, तो वो हम लोग मेरे ख्याल में लिमिट कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट को। आई वुड लाइक टू रिजाइन, मुझे एक हाथ में मेरा इंटर्नशिप लेटर दें, क्योंकि यू प्रॉमिस मैं नहीं छोड़ रहा, आप मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Being a minority in Pakistan and being a minority in Canada, how do you feel, and have you ever been a victim of racism? मैंने 17 जगह पे अप्लाई किया था पहले, 17 रिजेक्शन। Do you feel कि ये जो चीज है हमें काफी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम हमारे अंदर क्रिएट कर रही है? पाकिस्तान में अभी भी ये जो नर्सिंग रिसर्च की एक फील्ड है, ये अभी भी लैग्ड बिहाइंड है। बहुत सारे लोग इसमें आने ही नहीं लोग चाहते। जिन लोगों से पढ़े, मेरा ख्याल है उन लोगों का बहुत रोल है मुझे यहाँ तक लाने में, जैसे शुमाइल और फैसल। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास है, मिगिल के पास है, और बीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। कि हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो कहाँ तक हैं, एंड कहाँ से हमको अपना काम छोड़ना है और कहाँ से किसी और ने अपना काम करना है। सॉरी, मैं उस वक्त तक लीडर नहीं होऊंगा जब तक मैं जिसको ट्रेन नहीं करता या मेंटर नहीं करता वो लीडर ना बन जाए, फिर मेरी लीडरशिप नजर आएगी ना। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि पेशेंट अगर एप्रीहेंशन फील कर रहा है तो ऑब्वियसली गो टेक वाइटल साइंस एंड सी इफ ही इज फाइन बिफोर यू कॉल द डॉक्टर। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिसर्च नर्सिंग फ्रॉम? तो नर्सेस के लिए हम कोई काम नहीं करते, लेकिन हम नर्सेस से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक मेजर फैक्टर है कि हमारा इमेज अभी तक वहाँ सक्स नहीं करते हैं पेशेंट की। तो अभी भी नॉर्मल सेलिन नहीं यूज होती है, होती है बिल्कुल। कोई नहीं, हालांकि वो नहीं रिकमेंडेड। हमारी पॉलिसीज को कंटेक्चुअलाइज नहीं किया जाता, वो एक बहुत इशू चल रहा है, वो रिसर्च का इशू चल रहा है, मेंटरशिप नहीं है, रिसोर्सेज का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो फिर डब्ल्यूएचओ के वाइट पेपर में जो वो साइट हुई थी, डब्ल्यूएचओ ने मेरा ख्याल है पिछले दिनों मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि नर्सेज जो है वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। करंटली जापान वालों ने मुझे बुलाया था, वहाँ पे मैंने वर्कशॉप की थी मिक्स मेथड पे उन्हीं के साथ, और तब भी क्रेसवेल वहाँ पे थी। हाउ द न्यू स्टूडेंट्स, द यंग स्टूडेंट्स could benefit from your research? कनाडा में पढ़ाना जो है वो एक Is डिफरेंट it compulsory for a professor to hire the students, or and you can do BSN है for example, जो पाकिस्तान से अभी BSN रेडी हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी ब्रिजिंग करना पड़ेगा? अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी है, फेडरल नॉमिनी प्रोग्राम है, और एक्सपीरियंस क्लास। Did you write any research that had a great impact on somewhere, कनाडा में या किसी और जगह पाकिस्तान में, जो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनी हो? हम लोग पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं यहाँ, बाद में हम चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान से जो है ना हम लोग वो कहते हैं जिसको इंटेलेक्चुअल ड्रेन, वो हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसीज आर डिक्टेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की क्या क्वालिटी है, कितनी बायस थी सैंपल में, कितना क्या था, वो सारी चीजें हैं ही वही है। अभी मैंने पीएचडी कर ली है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है फैन का टाइटल। Assalamu alaikum everyone, hope you're all fine. Welcome back on this channel again. So the man I'm having in the podcast today has inspired many of us around, showed new directions to look forward
in a profession which is undermined and in a country which has no immediate plans to solve these issues. Yet, the people who are internally motivated have the courage to change the things around and fly far beyond their capabilities. He has recently joined the Faculty of Nursing in University of Newfoundland, Canada as an assistant professor. He is also a co-editor-in-chief for a journal, Creative Nursing, और associate director हैं at Halion Public Health. During COVID-19, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक अपने मैगजीन द स्ट्रैंड के लिए उनके एडिटोरियल को पब्लिश किया. Moreover, his research has been published in many high-impact international journals like Psychology, Health Medicine, Health and Social Care in Community, Journal of Advanced Nursing, Ethics and Behavior, and international journals of Qualitative Methods and Quantitative Report. In all these journals, he contributed with 87 publications in total and more than 100 reviews. Currently, he is having collaborations with researchers from Italy, Spain, Australia, UK, Denmark, Japan, and Philippines. Along with his colleagues, his paper was awarded for the Article of the Year 2022 by European Academy of Nursing Science. What a man. Let's hear from him and let's meet Dr. Ehtasham Yunus. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या हाल चाल अस्सलाम. है? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया मुझे. आपको बहुत ज़्यादा मुबारक पीएचडी की सबसे पहले, उसके बाद आपकी बहुत शादी की. शुक्रिया. क्या हाल चाल है कनाडा में? कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक? बिल्कुल सब ठीक ठाक है फिलहाल. रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया था फैकल्टी ऑफ नर्सिंग को यहीं पे मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जुलाई में. तो तब से अभी तक अभी फर्स्ट सेमेस्टर फॉल खत्म हुआ है, उसके बाद दिसंबर की वेकेशन आ जाएंगे, फिर हम जनवरी विंटर सेमेस्टर में चल जाएंगे. तो अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है. बहुत सारी बातें करेंगे आज आपसे हम. बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे एंड द रोड मैप पूछेंगे कि आपका बैकग्राउंड, उसके बारे में बात करेंगे. हाउ डिड यू चूज दिस फील्ड एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए. टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, टेल द ऑडियंस अबाउट योर बैकग्राउंड. सही. तो 2012 से पहले जब मैंने एफएससी कंप्लीट की थी, एफजी सर सैयद रावलपिंडी मॉल रोड पे कॉलेज है आर्मी का, वहाँ से मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की थी. और उसके बाद ऑब्वियसली जिस तरह से मेरा ख्याल है बाकी 90% लोगों का जो आइडिया होता है वो होता है कि डॉक्टर बनना है. सही बात. तो 2012 में 2008 में जब मैंने अपनी कंप्लीट की थी एफएससी, और उसके बाद मैंने फैकल्टी ऑफ नर्सिंग उधर शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ज्वाइन किया था प्रेपरेटरी कोर्स में. तो पहला साल तो बिल्कुल जो है ना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 2 दफ़ा मैंने मेडिकल कॉलेज का एग्ज़ाम दिया. एक दफ़ा बीडीएस में सिलेक्शन भी होगी, लेकिन बीडीएस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं न्यूरो सर्जरी में जाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान में न्यूरो सर्जन कोई बनता नहीं है या न्यूरो सर्जरी होती नहीं है. तो फिर मेरा इंटरेस्ट था न्यूरो साइंसेस में. अब वो भी पाकिस्तान में एक ऐसी डिग्री है जो अवेलेबल नहीं है. एनीवे, तो परसुएट किया लोगों ने, इवेंचुअली जो नर्सिंग में चले गए. बीएसएन उस वक्त काफ़ी जो है वो डिमांड में था, और तो पहला आपने साल तो ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मेडिकल के लिए अप्लाई किया था? मींस एमकैट वगैरह जो होता है, एंट्री नहीं, टेस्ट होता है. एमकैट नहीं किया था. वो जो पंजाब के मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं ना, नस्ट का मैंने एग्जाम दिया था. ओके ओके. नस्ट में तो सिलेक्ट नहीं हुआ था. फिर मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेजेस के जो 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे एग्जाम दिया था. और उसमें क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट लिखती है, तो बीडीएस में पॉसिबिलिटी थी कि मैं जा सकता था, क्योंकि मैं मेरिट पे आ गया था. लेकिन बीडीएस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था. राइट राइट. तो उसके बाद फिर नर्सिंग में आया, क्योंकि मेरे भाई जो है वो ऑलरेडी उन्होंने बीएसएन किया था. वो शिफा का पहला बैच था. इश्तियाक, फैसल, पतरस, ये सब शुमाइल जो हैं वो सारे उस फर्स्ट बैच में थे. तो उन लोगों ने मुझे परसुएट किया कि बीएसएन कर लो, इसके आगे डिमांड है, इसकी नीड भी है और काफ़ी स्कोप भी है. एनीवे, बाय डिफ़ॉल्ट मैं आया था नर्सिंग में. लेकिन जब पहला साल मैंने कंप्लीट किया तो वो फीलिंग्स थी. अब मैं यहाँ पे मेरा ख्याल एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारे एक टीचर गिडियन विक्टर को. उसने मुझे सिर्फ एक बात की थी, कहता है अब आगे हो तो अब इसी में एक्सेल करो, अब वापस देखने की ज़रूरत नहीं है. तो उसको, उस एक बात ने जो वो काफ़ी मुझे मोटिवेट रखा था. और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा भी नहीं कि मैं नर्स हूँ या क्या नहीं, बस मैं नर्सिंग में एक्सेल करना चाहता था. ओके, सो दैट्स हाउ यू जॉइन नर्सिंग. ये क्या आपने सारे साल जितने भी शिफा में पढ़ा, इट वाज ऑन स्कॉलरशिप?
बिल्कुल। तो शिफा में उस वक्त इन लोगों का सिस्टम ये था कि BSc स्पॉन्सरशिप पे करवाते थे, जिसमें आपको 3 लाख to 4 लाख आपको देते थे, लेकिन वो आपकी ट्यूशन कवर कर लेता था, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। आप सिर्फ अपने 4 साल कंप्लीट करते थे, फिर आप एक बॉन्ड साइन करते थे। बॉन्ड साइन करना का मकसद ये था कि आपको 3 साल वहाँ पे जॉब करनी होती थी। मतलब आपने वहाँ पे क्लिनिकल नर्सिंग की है? शिफा में मैंने इंटर्नशिप में सिर्फ क्लिनिकल किया था, साल एक। ओके और ड्यूरिंग जैसे समर में हम आपके टाइम पे जब आपने BSN किया शिफा में, तो उस वक्त जो समर क्लिनिकल्स होते थे वो ख़त्म हो गए थे। ओके। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि आप समर में जो है वो क्लिनिकल्स पे जाया करते थे 3-3 4-4 महीने के लिए, जो कि आपका विद इन सेमेस्टर काम होता था। लेकिन आप लोगों का क्योंकि इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो हम लोगों ने वो क्लिनिकल्स किए थे, और उसके अलावा जो है फिर वो 1 साल की इंटर्नशिप की थी। आपने मेरा ख्याल इंटर्नशिप तो की है। इंटर्नशिप की थी बिल्कुल। मैंने तो एक्सपीरियंस भी उधर से ही किया 1-2 साल, उसके बाद मूव्ड ऑन। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग नर्सिंग इन शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग? देखिए, आई वुड बी ऑनेस्ट, और मैं कहूँगा कि आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो शिफा का उसमें बहुत रोल है। अगर मैंने कहीं कराची, I'm not gonna be offensive towards anybody, but in general अगर मैंने कराची से की होती, कहीं खैरपुर और ये मतलब दूसरे इधर उधर के इलाकों से की होती, जहाँ के आपके सामने भी ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जो कि बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है, अगर वहाँ से की होती तो शायद मैं इस लेवल पे ना आता। शिफा उस वक्त जो है अभी बेशक डेवलप हो रहा था, लेकिन आगा खान का जिस तरह से नाम है, खान इस तरह शिफा उस वक्त बहुत नाम था, और हम लोग जिन लोगों से पढ़े हैं, मेरा ख्याल है उन लोगों का बहुत रोल है मुझे यहाँ तक लाने में। जैसे शुमाइल और फैसल, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है मुझे मोटिवेट किया था उस एक्सटेंट तक के रिसर्च में जाना है। तो फैसल और शुमाइल, ये दो, इन लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया था, उस वजह से मेरी इंटरेस्ट मेरा ख्याल है हुई थी, और शिफा का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ तक लाने में मुझे। तो आप कहते हैं कि शिफा की जो स्टडी है वो एक की पॉइंट था आपके लिए यहाँ तक आने के लिए, एंड द वे यू वेंट फॉरवर्ड। बिल्कुल, उस वक्त, अभी का मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा शिफा की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, लेकिन उस वक्त ऐसे टीचर्स थे, ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मेंटर इस तरह से हम लोगों को किया था कि आपको ऑटोमेटिकली नजर आ रहा था कि डिफरेंट पाथवेज जो आप चूज कर सकते हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने कहीं जॉब की किसी और हॉस्पिटल में, या डायरेक्टली आप कनाडा चले गए? तो सबसे पहले जो है वो 1 साल की इंटर्नशिप की थी। इंटर्नशिप शिफा में की थी, लेकिन उस वक्त मेरा ऐसे मैंने कहा क्लिनिकल में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, ऑल्दो क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट था, लेकिन क्लिनिकल बेड साइड में इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी बुलिंग है, इतनी इतनी डिस्क्रिमिनेशन है इन जनरल नर्सेस के साथ कि वो आइडियल सिचुएशन नहीं थी मेरे लिए। और फिर जिस तरह से मेरी मेंटालिटी थी, मेरा ख्याल है मैं क्लिनिकल पे सर्वाइव नहीं कर सकता था। आई वाज टू ब्लंट। मेरी इंटर्नशिप में 4-5 लड़ाइयाँ हुई हैं डॉक्टर्स के साथ, और इवन जो है वो बात यहाँ तक पे आई थी कि मुझे कह रहे थे कि जी आप में एटीट्यूड इश्यूज है। कोई लेकिन एक एग्जांपल? इस तरह से हुआ था कि हम लोग जीवन विंग 1 जो है, जो कि जनरल मेडिकल फ्लोर है, वहाँ पे काफ़ी हमारे BSN सीनियर्स लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। तो मैं नाइट शिफ्ट पे था और हम लोग 2 लोग सिर्फ काम कर रहे थे। अब मैं इंटर्न था और दूसरा TL था। अब TL को जाना पड़ा चाय के लिए, ऑब्वियसली उसको मतलब ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक पे गए हुए थे। तो मैं वार्ड में अकेला था, उस वक्त 12 पेशेंट्स थे, मेरे पास पूरा वार्ड फुल था। अब उस वक्त इंटर्न्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी मेडिकेशन करने की, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स थे कि अगर कोई नहीं है तो आप करें, क्योंकि शॉर्टेज इतनी थी। एनीवे, आई वाज प्रिपेयरिंग मेडिकेशंस, और फिर एक पेशेंट जो उसको एप्रीहेंशन फील हो रही थी, तो वो CLD के साथ था पेशेंट, लेकिन वो जनरल सर्जरी फ्लोर में बैठा हुआ था। तो मैंने HO को, हाउस ऑफिसर को कॉल किया 2-3 दफ़ा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवेंचुअली हमने वाइटल्स वगैरह लिए, फाइन। बाद में पता चला HO जो है वो सो रही थी, तो हमने जो है वो इवेंचुअली उसको बताया, कोई 4-5 घंटे के बाद आई है। मैं उस वक्त मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहा था, TL बाहर गया हुआ था। तो मुझे कहती है कि आप जो है ना वाइटल्स ले के मुझे दें। मैंने कहा वाइटल्स ले के मैंने रखे हुए हैं, मैं पेशेंट की मेडिकेशन कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके वाइटल्स ले लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहती है हाउ डेयर यू रिफ्यूज अ डॉक्टर्स ऑर्डर। मैं कहा आपको वाइटल्स नहीं लेने आते, मैं मेडिकेशन छोड़ के तो आपको वाइटल्स लेके दूं, जबकि पेशेंट अभी बेटर फील कर रहा है, कोई मसला नहीं है पेशेंट को। एनीवे, बात रफा दफा हो गई।
हमने सारे नोट्स रखे और सुबह मुझे पता चला जब मैं नाइट से वापस गया, मुझे मैनेजर ने फ़ोन किया और कहते हैं कि आपने फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स पढ़े हैं। अब उसने क्या किया, फिजिशियन प्रोग्रेस नोट्स में बजाय पेशेंट के बारे में लिखने के उसने मेरे बारे में लिख दिया कि जी मैं यहाँ पे आई थी, पेशेंट अप्रीहेंसिव फील कर रहा था, यहाँ पे जो स्टाफ थे मैंने उनको बोला कि वाइटल्स ले, उन्होंने इनकार कर दिया और फिर पेशेंट ये हुआ। हालांकि पेशेंट को कुछ भी नहीं, पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बात खत्म हो गई, मुझे मैनेजर ने बुलाया, मैंने उनको जस्टिफिकेशन दी, नाइट स्टाफ जो मेरे साथ थे लीडर उन्होंने भी बताया कोई इशू नहीं हुआ, हमने वाइटल्स वगैरह सारे मार्क किए हुए थे। तो हमने भी फिर एक लेटर लिख के डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग को उस वक्त भेज दिया। अब ये बात खत्म हो गई, मेरा ख्याल है मामला खत्म हो गया था उस वक्त। लेकिन 4 महीने के बाद, 4 महीने गुजर गए, मेरी रोटेशन हो चुकी है, मैं पीच फ्लोर पे हूँ। अब मुझे वहाँ उस वक्त के क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहते हैं कि आई वुड लाइक टू डाइसेक्ट द लेटर दैट यू रोट टू डायरेक्टर ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। तो उस लेटर को उन्होंने डाइसेक्ट क्या करना था, पढ़ना था और मुझे थोड़ा सा काउंसल करना था। उन्होंने पढ़ा लेटर्स, कहते हैं कि देखो अगर आपको डॉक्टर 10 भी दफ़ा कहता है, 20 भी दफ़ा कहता है वाइटल्स हो तो आप दोगे? मैं नहीं लूंगा, मेरे पास और भी काम करने को है, मैं वहाँ पे वाइटल्स करने के लिए नहीं सिर्फ बैठा हुआ। मैंने फिर उनको पूरी एक्सप्लेनेशन दी। कहते हैं आप में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, कहाँ से आप ग्रेजुएट हुए? लगता है मुझे कराची से कहीं आए हो। मैं क्या, आप कॉल करें, शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने उसी वक्त कॉल की, नफीसा उस वक्त डायरेक्टर थी। तो नफीसा को उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं कि ये स्टूडेंट मेरे पास बैठा हुआ है, ये मसला इसको है, मुझे बताएं कैसा स्टूडेंट था। वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, टॉप किया था, ये वो सारा कुछ काफ़ी सेशंस में। एनीवे इट वाज अ गुड स्टूडेंट। तो कहता है अच्छा सही है, बात ख़त्म होगी। फिर मुझे कहता है कि आपको जो है ना आइंदा ख्याल रखना होगा। मैं क्या, देखें मैं इस इंस्टीट्यूशन में काम ही नहीं करना चाहता जहाँ पे आप अपने स्टाफ को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं इंटर्नशिप में हूँ, आई वुड लाइक टू रिजाइन, मुझे एक हाथ में मेरा इंटर्नशिप लेटर दें, क्योंकि यू प्रॉमिस मैं नहीं छोड़ रहा, आप मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर मेरे पास बैठी थी और मैं चला जाता हूँ, छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर मैनेजर ने मुझे काउंसिल किया, नहीं ऐसे नहीं होता, ये है वो है, बात खत्म होगी। एनीवे खत्म हो गया इशू। लेकिन उस एचओ के साथ फिर मैं, अब अनफॉर्चुनेटली जिस यूनिट में मैं गया पीड्स में, वहां पे उस एचओ का भी ट्रांसफर हो गया। अब वो हाउस ऑफिसर जो है वो मेरे सामने नजरें भी ना मिलाए। एनीवे ये तो एक इशू था, इस तरह से एक दो और इश्यूज हुए थे। और मेरा ख्याल है वो एक ना आइडिया बना हुआ था लोगों के माइंड में कि बीएसएन ग्रेजुएट जितने भी आते हैं ना उनमें एटीट्यूड का इशू है। हालांकि हम लोग सिर्फ अपने राइट के लिए बोल रहे होते थे, अगर हम सही होते तो हम बोलते। और मेरा ख्याल है काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ये इश्यूज हुए होंगे इस तरह के। नहीं बहुत, मेरे साथ अपने साथ भी बेशुमार हुए हैं, हर जगह पे हुए हैं। एंड चलो वो तो एक अलग बात है, बट क्या आप समझते हैं कि पीएसएन नर्सेज या दूसरे नर्सेज को अपने राइट के लिए बात करनी चाहिए इस तरह जिस तरह आपने की है कि आप एक, क्योंकि हम जिस कल्चर में हमारी नर्सिंग हुई है वहां पे डॉक्टर जो है वो एक किंग है और हम सारे स्लेव्स हैं उसके सामने। देखें मेरा ख्याल है अपने राइट के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो चीज़ें सीखी हैं और यहाँ तक अगर मैं पहुंचा, मैं आज भी उसी तरह से ब्लंट हूँ, जिसको मैंने कहना होता है मैं कह देता हूँ। क्योंकि एक चीज़ उसमें जो है वो ये है कि मैं मतलब कंसिडर करता हूँ खुद में कि आई एम सेल्फ मेड। मैं यहाँ तक अगर पहुंचा तो किसी ने मुझे पुश नहीं किया यहाँ तक आने में, या किसी ने मुझे वो सपोर्ट नहीं दी उस तरह से कि मैं यहाँ तक पहुंचूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनली। उस तरह से कोई मेंटरशिप नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुंचा तो खुद से ये चीज़ें सारी अप्लाई की और यहाँ तक पहुंचा था। ऑल्दो डिफरेंट स्टेप्स पे लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स थे, वर्ड्स थे या फ्रेजेस थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया था कि आई शुड स्टे मोटिवेटेड। जैसे आपको सर गिडियन ने मोटिवेट किया, एज यू टोल्ड, आपने मतलब मेरे एक नर्सिंग में यहाँ तक पहुँचने में आपका भी बड़ा रोल है, एंड आई kept myself in touch with you। तो इसी तरह सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया, एंड देन वी आर हियर, वी आर डूइंग समथिंग दैट वी फील। और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि यार इफ यू फील दैट यू शुड से नो टू समथिंग, हमें नो कहना सिखाया नहीं जाता, हमें सिखाया जाता है यू शुड से यस, या नो प्रॉब्लम, यू आर अ नर्स, आपने यस 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 यस, हमें नो कहना बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। एंड लोग उसका फायदा उठाते हैं फिर, और वो चीज हमारी पर्सनैलिटी में बनती जाती है। बिल्कुल। और वो मेरा ख्याल है जिस तरह का हमारा कल्चर है, जहाँ पे हम
जो वो डेवलप हुए हैं एज एन रजिस्टर्ड नर्सेस, वो कल्चर ही हमें जो है ना वो ऑटोमेटिकली सप्रेस करता है। सप्रेस तो उसमें करता है। हमें वो वैल्यू नहीं दी जाती। हमारा इमेज इस तरह से अभी भी वो इमेज ऐसा है, डिस्पाइट कि आपके सामने अब हर कॉलेज में मास्टर्स प्रिपेयर्ड नर्सेज और पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो जो इमेज है ना डॉक्टर का, वो जो डॉक्टर गॉड, मैंने मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स किए जिसमें इवन पेशेंट्स ने डायरेक्टली हमें बोला है हमारे इंटरव्यूज में कि डॉक्टर जो है वो गॉड है। गॉड है, यस। तो आपकी रिसर्च भी है इसमें, मैंने 2-3 आर्टिकल्स आपके पढ़े थे जो इसी से रिलेटेड थे। यस, हाँ, यू तो आर मेल डूइंग। नर्सेस पे हमने काम किया काफी सारा, क्योंकि मेल नर्सेस का जो है ना लिटरली इमेज बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इन जनरल कंपेयर टू वुमेन जो कि नर्सिंग को एज अ करियर चूज करते हैं। इवन वुमेन के साथ भी ऐसे है, क्योंकि अगर आप जनरली देखें, मैं मतलब वो वर्ड्स में भी सोशल मीडिया के लिए यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो लोग वर्ड्स यूज करते हैं नर्सेस के लिए, और जो इमेज मीडिया में क्रिएट हुआ हुआ है, जब आप टेलीविजन शोज देखते हैं इवन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी, वो नर्स का इमेज ही एकदम जो है ना वो बहुत खराब है। एनीवे, how and why you wanted to become a research nurse? या सो इंटर्नशिप कंप्लीट की, साल एक कंप्लीट हुआ, फिर 4 महीने के लिए जो मैं इधर उधर ही, मैंने इसरा में अप्लाई किया। उस वक्त शहजाद इनायत वहाँ पे होते थे और खैरुन्निसा वहाँ पे होती थी। वहाँ पे अप्लाई किया टीचिंग के लिए, क्योंकि आई वाज लिटरली मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग। एजुकेशन में करियर मुझे जो है वो शुरू से पसंद था। सही। तो इवेंचुअली शिफा में ज्वाइन किया। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरह से मुझे हायर किया। कोई हायर करने को रेडी नहीं था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था लोगों के साथ, बीएसएन वाला जिनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में ये भी बड़ा आलमी है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस को ऐसे समझते हैं जैसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बगैर आप टीच भी नहीं कर सकते। नहीं, उस पे मैं कुछ कहूंगा कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको जो है ना अकीप करता है बहुत सारी स्किल्स एंड नॉलेज के लिए। बहुत सारी जैसे एक्सपीरियंस, जब आप कोई एक्सपीरियंस करते हैं मेडिसिन देते हुए हैं या पेशेंट के साथ, क्योंकि हमारा जो ये प्रोफेशन ऐसा है ना, इसमें जब तक आपका बेड साइड नर्सिंग है नहीं, यू कांट गेट अ गुड। बिल्कुल, तो आप मैं उसी आई तरह आप, डेफिनेटली एग्री, हाँ बिल्कुल, लेकिन यह है कि 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है इनफ होता है। हाँ वो तो इंटर्नशिप सही का है। एक्सपीरियंस रीजनेबल था। दूसरा ये कि अगर आप इंटरनेशनल अभी जैसे यूके में, तो जब आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, देयर आर सेपरेट टीचिंग फैकल्टी और रिसर्च फैकल्टी। इवन तो नर्सेस ही हैं, लेकिन यही है ना, अगर हम नर्सेस का एक रोल सिर्फ वही रखें कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद ही आप आगे मूव करेंगे, तो वो हम लोग मेरे ख्याल में लिमिट कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट को, कि क्लिनिकल करो फिर टीचिंग में जाओ फिर रिसर्च में जाओ। इट शुडंट बी दैट वे। क्लिनिकल करो, बेसिक क्लिनिकल नॉलेज लो जो आपको है, और ओवर टाइम आप लेते रहो, लेकिन आपके पास डिफरेंट करियर पाथ है ना आगे। क्लिनिकल के बाद आप एजुकेशन में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो। मैनेजमेंट में कोई पूछता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस? आई डोंट थिंक सो। लेकिन कहने का मकसद एनीवे, तो वहां पे मैंने कंप्लीट किया, फिर फाइनली शिफा में इंटरव्यू किया। 11 कोई पैनलिस्ट थे, जिसमें से दो ने मुझे रेकमेंड किया था, बाकी 9 कहते थे नहीं। लेकिन जिन 2 ने रेकमेंड किया था उनमें एक वाइस चांसलर था, तो वाइस चांसलर को कोई टाल नहीं सकता था। एनीवे मुझे हायर कर लिया। तो उसके बाद जब हम लोग आगे मूव किए, मैंने 1 साल वहां पे 1.5 साल किया, और उसमें उस दौरान सोबिया परवीन, जो कि मेरा ख्याल है इनिशियली हमारी टीचर थी, फिर वो फिनलैंड चली गई थी पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, वो वापस आई। अब जब वो वापस आई तो उनका मेरा ख्याल है काफी रोल था मुझे रिसर्च में लेके आने। सो पहला पेपर आई एम स्टिल एम्बैरेस्ड अबाउट माय फर्स्ट पेपर जो मैंने पब्लिश किया था, एक केस स्टडी थी। उसमें कुछ बड़े इश्यूज थे, जर्नल भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो ग्रीस में काफी नॉन जर्नल था। एनीवे, वो पेपर पब्लिश किया। उसमें सोबिया ने काफी मोटिवेट किया कि यू शुड सबमिट। फिर उससे पहले जब मैंने ट्रॉपिकल डिजीज का कोर्स किया था फैसल अजीज के साथ, तो वहाँ पे एक पेपर लिखा था एड्स पे, पाकिस्तानी प्रेवलेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसने राइटिंग को देख के उसने भी मोटिवेट किया था कि इट शुड बी पब्लिशेबल, यू कैन पब्लिश दैट इन लोकल जर्नल। एनीवे, तो वो कुछ पॉइंटर्स थे जिन्होंने मुझे इस तरफ हाईलाइट किया था कि नहीं, ये चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो So मैं before मतलब coming to इंटरेस्ट research nursing, you already published your paper. नहीं, बीएसएन में जब मैंने स्टार्ट किया था, बीएसएन जब मैं टीचिंग कर रहा था, तब मैंने पहली केस स्टडी पब्लिश की थी। Okay, उसके बाद? और उसके बाद फिर बस इंटरेस्ट बन गया रिसर्च में। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा, फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं इन जनरल जब वो अप्लाई करते हैं, नहीं होता। मैंने 17 जगह पे अप्लाई किया था पहले, 17 रिजेक्शंस, और उसके बाद मैं फाइनली कनाडा। और कनाडा, ऑनेस्टली कनाडा वाज नॉट माय प्लान। Really? I did not even think about coming to Canada. मुझे पता भी नहीं था कि कनाडा में आना। मैंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में, मैंने अप्लाई किया था ABD जापान स्कॉलरशिप पे, मैंने अप्लाई किया था जर्मनी में,
यूरोप वाज माय प्रायोरिटी उस टाइम पे, लेकिन कनाडा का मुझे पता भी नहीं था। फिर मेरे भाई जो हैं वो जर्मनी में होते थे, उन्होंने मुझे बताया कि जी कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है मेमोरियल, जिनकी ट्यूशन फी भी कम है लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट बैड, इट्स द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी जो कि कहीं पे भी होगी। इवेंचुअली मैंने अप्लाई किया, 1 महीना रह गया था, डॉक्यूमेंट मैंने सारे रेडी किए, 1 महीना रह गया था, सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया, और मेरा ख्याल है 10 दिन, लास्ट डेडलाइन से 10 दिन पहले मैंने सारा कुछ कंप्लीट किया और फिर मैंने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मैंने कहा एक और रिजेक्शन आएगी, फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एनीवे दे गेव मी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट पहुंचे नहीं थे, वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पे मूव कर गया और फिर मैंने किसी और जगह जाने का सोचा। How was the first days there in Newfoundland? हाँ, तो एक प्रोनाउंसिएशन लोग इसको न्यू फाउंडलैंड कहते हैं, न्यूफनलैंड है। Newfoundland, all right. Okay. तो यहाँ पे हम लोग, जब मैं आया था तो इनिशियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे कंपेयर टू बाकी। अगर आप टोरंटो जाते हैं या ऑटावा जाते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, बट थोड़ा जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है बाकी पार्ट्स कनाडा का, फ्रेंडली, न्यूफनलैंड आर नोन फॉर देयर फ्रेंडली नेचर, Mhm. मतलब बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि एक स्मॉल आइलैंड है, बिल्कुल अटलांटिक ओशन के किनारे पे है, तो लोग इतने यहाँ पे आते नहीं है। इवन जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं ना कि केपीके वालों को हमेशा हम लोग लोअर लेवल का समझते हैं, या बलोचिस्तान वालों को, यहाँ पे न्यूफनलैंड वाला सिस्टम है। तो जो लोग यहाँ पे कनाडा के लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, कनाडा सिर्फ मॉन्ट्रियल है, Okay. कनाडा सिर्फ टोरंटो है, कनाडा सिर्फ ऑटावा है, बाकी लोगों को भी पता नहीं कनाडा है क्या। फिर वो Wow. कहते हैं कि जी नहीं, ये जो है ना वो पोर लोगों की प्रोविंस है, Okay. यहाँ पे जो है वो लोग इतना नहीं आते हैं, क्योंकि It's एक तो very वेदर remote. प्लेज अ इतनी रियली दूर है. इंपॉर्टेंट फैक्टर। Hmm. इवन दो वेदर की अगर आप हिसाब से बात करें तो न्यूफनलैंड और वैंकूवर हैव काइंड ऑफ सिमिलर वेदर। एनीवे, Okay. तो मैं बात कर रहा था, फिर यहाँ पे आए काफ़ी फ्रेंडली थे। जब मैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में गया पहले दिन, तो एटीट्यूड आपको बता देता है कि दे आर ओपन टुवर्ड्स यू, दे आर रियली हैप्पी टू हैव यू। Okay. तो उसके साथ फिर यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो जो भी मैंने रिसर्च करियर आगे डेवलप किया, वो यहाँ पे जो मास्टर्स मैंने किया था, Mhm. उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इक्विप किया उन स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस के साथ जो कि रिक्वायर्ड हैं एक रिसर्चर को, स्पेशली स्कॉलरली राइटिंग जो है वो मैंने काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव की थी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी ये जो नर्सिंग रिसर्च की एक फील्ड है, ये अभी भी लैग्ड बिहाइंड है, बहुत सारे लोग इसमें आना ही नहीं चाहते, और दूसरी बात हमारे वहाँ पे इसकी कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। How do you feel when you see kind of these situations? देखो, एक तो मेरे ख्याल में जो है ना, पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है रिसर्च की, लोग आना शुरू हैं, लेकिन उसमें 3-4 फैक्टर्स मैं कहूँगा। पहला ये है कि नर्सिंग का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नर्सेज मास्टर्स भी कर लेती हैं, पीएचडी भी कर लेती हैं, तो उनको अपने आप को मनवाने के लिए या ये शो करने के लिए कि वाकई उनके पास नॉलेज है, दे वुड हैव टू गो थ्रू अ लॉट कंपेयर टू मेडिकल डॉक्टर्स और बाकी जो लोग हैं। लेकिन जो करते हैं एक्सेल वो कर लेते हैं। अगर आपके पास रिसर्च है तो ऑटोमेटिकली नोबडी केयर्स इफ यू आर डॉक्टर और नर्स। दूसरा ये है कि मेंटरशिप हमारे पास ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को मिलते हैं अच्छे मेंटर्स जो कि उनको आगे लेके चले जाते हैं। और एक मैं एटीट्यूड मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे लेके आना चाहूँगा कि हमारे टीचर्स में, कुछ टीचर्स में मेरा ख्याल है ये कंसिस्टेंट होगा अक्रॉस द कंट्री। कुछ ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जिनका एटीट्यूड ये होता है कि बजाय ये कि लोगों को ट्रेन करें या उनको मेंटर करें, उन्होंने शो ऑफ करना होता है कि हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है और तुम्हारे पास कम है। भाई ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि एजुकेटर के पास ज़्यादा नॉलेज होगी और स्टूडेंट के पास कम होगी, लेकिन आपने वो नॉलेज ट्रांसफ़र भी तो करना है ना। तो इस तरह का जब एटीट्यूड होता है तो वो डीमोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। फिर कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली जो भी आप स्टेप लेते हो आपको कहते हैं कि नहीं, इसके बाद क्या कर लोगे, इसके बाद क्या कर लोगे, इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग पीपल कि आपने ये काम कर लिया है, अब आगे चलो और दिखाओ कुछ करके। वो ये ये बहुत क्या कहते हैं कि कहा नहीं जाता नहीं है कि करने का पीएचडी फायदा करके क्या। क्या कर लोगे। हाँ, पीएचडी करके क्या कर लोगे, कनाडा जाके क्या कर लोगे, रहोगे मेरे तो साथ घर। ऐसा हुआ था। देखो, कुछ टीचर्स ने मुझे बड़ा मोटिवेट भी किया था। फिर कुछ ऐसे टीचर्स थे जो कि मैंने जब एडमिशन लिया मास्टर्स में तो कहते हैं कि अच्छा मास्टर्स कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा ना। अब मास्टर्स का एडमिशन भी हो गया, लेकिन कहते हैं क्या फायदा अगर एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप तो नहीं ना मिली। तो कीड़े निकालने किसी ना किसी बात में उनको आता ही है। तो Everybody says like this, everybody. बिल्कुल, तो मेंटरशिप का इशू बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि नर्सेस को रियलाइजेशन नहीं है कि किस तरह से आप
नर्सेस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लिनिकल रिसर्च में और पेशेंट केयर। अल्टीमेटली हमारा पर्पस पेशेंट केयर इंप्रूव करना और सारा कुछ। तो अगर वो नर्सेस अपना रोल प्ले नहीं करती हैं उस तरह से, तो रिसर्च जो है ना वो नेग्लेक्टेड इसी वजह से है कि हमारे पास मेंटरशिप नहीं। अब मेरा ख्याल है चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ के ख्याल में मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोगों को गाइड नहीं किया जाता, हमें बताया नहीं जाता कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जाए। अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने काफ़ी लोगों को, मेरा क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप था, डिफरेंट इन अ सेंस आई डोंट नो, मे बी आई वाज मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स देम। अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे दोस्तों की तरह थे, और लेकिन वो प्रोफेशनल डिस्टेंस भी मेंटेन होता है, लेकिन यह है कि फिर भी इस तरह से था कि मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप मेरी परसेप्शन में बड़ा अच्छा था। अब स्टूडेंट्स किस तरह से मेरे बारे में सोचते हैं, आई लिटरली हैव नो आइडिया। लेकिन वो अगर whenever रिलेशनशिप, somebody calls you sir, तो आप उसको एक इंटरप्रिटेशन देते हैं कि यार मुझे जो है ना, चलो आप उसको रिप्लाई करते हैं कि यू डोंट कॉल मी सर, मेरा नाम एहतशाम है एंड यू कॉल मी एहतशाम। तो इसके पीछे क्या है? वही देखिए एक जो कॉलोनाइजेशन का सिस्टम है उसकी इंटरप्रिटेशन है। आप क्या समझते हैं कि आपको सर क्यों नहीं कहना चाहिए? अच्छा, मुझे मसला ये था कि मैं जब पाकिस्तान में भी था ना, तो लोग सर सर कहते थे। एक तो ये कि जो कॉलोनाइजेशन का अगर कॉन्सेप्ट में बात करें, तो ब्रिटिश ने जब ये नाम चूज किया था, तो सर उस वक्त देते हैं जब आपको कोई ना कोई आपने कोई बड़ी अचीवमेंट दी होती है। मैं खुद एक लर्निंग स्टेज में था, आई लिटरली डिड नॉट सी माई सेल्फ एज लाइक कैरिंग अ टाइटल सर। पाकिस्तान में सर मैडम का कॉन्सेप्ट अभी भी है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो उनका कल्चर है। तो मुझे वो इस चीज, फिर जब यहाँ पे मैं आया, तो आई हैड अ हार्ड टाइम एडजस्टिंग टू दिस एनवायरनमेंट, बिकॉज लाइक जब प्रोफेसर्स और डीन, इवन आप डीन से बात कर रहे थे, तो यू यूज देयर फर्स्ट नेम। मैं डीन को फर्स्ट नेम से बुलाता हूँ किसी को भी। तो यहाँ पे हमारा वो एटीट्यूड है कि हम लोग जब सर मैडम कहते हैं तो वो चीज़, इवन आप सर मे भी पाकिस्तान में रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट एक्चुअली आपके नाम से नहीं शो होती है। और दूसरा वो इनफॉर्मल कल्चर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कभी ये फील ना हो कि वो जो है वो नीचे हैं आपसे और आप ऊपर हैं, क्योंकि सर का जब आप वर्ड आ जाता है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली पावर डिफरेंसेस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। पावर और डिफरेंस ये कल्चर यहाँ पे एकेडमिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट नेम से जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट कंफर्टेबल होते हैं बात करने में, उनको फील होता है कि हम लोग एक ही लेवल पे हैं, सारे लर्निंग स्टेज पे हैं और कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। अगर आप सर के टाइटल पे जाते हैं तो कुछ लोगों के सर पे चढ़ जाता है, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी। मोस्टली हम जब इंटर्नशिप्स पे जाते थे या क्लिनिकल्स पे जाते थे, तो डॉक्टर्स को सर कहना एक कंपलसरी चीज थी। आप डॉक्टर कह के नहीं बुला सकते, आप उसको उसके नाम से नहीं बुला सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो सारे एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। वहाँ पे जो है वो इस तरह है कि आप किसी को, कोई टीचर है या कोई ऐसा डॉक्टर है या कंसल्टेंट है, कुछ भी एचओ है इवन, आप सर ही बुलाएंगे। डू यू फील कि ये जो चीज है हमें काफी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम हमारे अंदर क्रिएट कर रही है? एग्जैक्टली तो यही चीज़ एक हमारे प्रोजेक्ट में भी निकल के आई थी, जिसमें हमने नर्सेज के इंटरव्यू किए थे, पेशेंट नर्सेज और डॉक्टर की कोलैबोरेशन पे और पेशेंट्स के भी। यस सर कल्चर, हमने उसको एक थीम डेवलप किया था। ओके। यस सर कल्चर जो है ना, वो पाकिस्तान में अभी भी कॉमन है। नर्सेज डॉक्टर्स कहीं पे भी जा रहे हैं, नर्सेज को उनको फॉलो करना है, विच लिटरली डज नॉट मेक सेंस। मतलब राउंड कर रहा है तो खुद नहीं राउंड कर सकता, जरूरी है कि एक नर्स को पीछे लेके चलना है। अगर ओपीडी में बैठा हुआ है तो क्लिनिक में जाना है, तो क्या नर्स ने फाइल लेके चलनी है? नर्स अपनी असेसमेंट करे, डॉक्टर, वो डिफरेंशिएशन ही नहीं है रोल की। नर्सेज का रोल सिर्फ ये, डॉक्टर्स को फॉलो करो, जो वो कह रही हैं उनके साथ करो, और वो आपकी जॉब है, बाकी क्लिनिकल तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तो वो यस सर कल्चर हमने इतना अडेप्ट कर लिया, और कुछ उसको मेरा ख्याल है हमारे लीडर्स ने बहुत प्रमोट किया है। हमारे जो मैनेजमेंट होती थी, हमारे मतलब मेरा ख्याल है बीएसएन इंस्ट्रक्टर्स डिफरेंट थे, लेकिन जो हमारे क्लिनिकल डायरेक्टर्स थे, उन लोगों ने इतना वो चीज़ को फोर्स किया, कभी कभी हमारे सर पे थोपा जाता था कि नहीं ये करना है तुमने, अगर यस सर नहीं कहोगे तो तुम्हें लेटर इशू होगा, बजाय ये कि यस सर कहने वाले को। विच इज अगेन लाइक बिग अलमी, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इस तरह से कंट्रीब्यूट किया कि हमने अपने आप में बस यही सोचा कि हमें कभी भी ऊपर के लेवल पे हम जा नहीं सकते, नो मैटर व्हाट वी डू। देयर इज अ सटल डिफरेंस कि अगर हम किसी को सर कहते हैं एंड वी फील इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एज वेल, एंड इफ वी डोंट से सर, हम या सर या कोई भी इज्जत नहीं करते, तो क्या हम हमारे जो एंटाइटल्ड हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम उससे चेंज हो जाए, हम उससे मतलब बाहर निकल जाएंगे? फॉर एग्जांपल के आपकी ही एग्जांपल ले लेते हैं,
that you did really great कि आपने वो vitals ले लिए and that was your duty, आपने वो कर दिया, but again उसने आपको कहा and then, तो क्या मतलब अगर कोई ऐसा बंदा हो जो मतलब उसने कहना जी मैं तो सब सेम है और मैं भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल हूँ एंड वो वाइटल्स ही नहीं लेता, तो क्या ये चीज हमें या नर्सेज को खराब कर देगी या सही करेगी? देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि सर कहने से भी आपकी इज्जत डाउन होती है, सर नहीं कहोगे तब भी इज्जत डाउन होती है। यस तो वो उस लेवल पे आने के लिए मेरा ख्याल है वो डिपेंड करता है आप किस तरह से पर्सनली उसको परसीव करते हो, किस तरह से आप वो एक्शन लेते हो उस सिचुएशन में। अब कुछ लोग मे बी वाइटल्स ना लिए होते पहले से और सिर्फ अपना काम करते रहते, ठीक है जी कुछ नहीं है पेशेंट को चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपकी क्लिनिकल नॉलेज कैसी है, किस तरह से आपने क्लिनिकल में काम किया। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि पेशेंट अगर एप्रीहेंशन फील कर रहा है तो ऑब्वियसली गो टेक वाइटल साइंस एंड सी इफ ही इज फाइन बिफोर यू कॉल द डॉक्टर। तो वो चीजें जो है ना वो मेरा ख्याल है उसमें सर कल्चर का इतना नहीं, उसमें ज्यादा वो आरएन की या नर्स की कॉम्पिटेंसी के बारे में बात आ जाती है। फिर कि आप कितने कॉम्पिटेंट इनफ हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो अल्टीमेटली आपको सर कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और आपको पता है कि अल्टीमेटली आप आगे से मूव ऑन कर जाए, अगर आप किसी और सिचुएशन में जाओगे तो आप हैंडल कर सकते हो। बस मेरा ये पर्सपेक्टिव है। when you know your boundaries, आपको पता है कि आपका काम क्या है एंड कहाँ आपका काम खत्म होता है एंड कहाँ दूसरे का काम स्टार्ट होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम नर्सेज वो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी बहुत सारे लोगों के साथ एंड स्टिल हो रही है कि जी नर्सेज, मैंने उसमें बोला था कि मतलब नर्सेज जो हैं वो प्लम्बर का भी काम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे होते हैं, नर्सेज जो है वो मतलब डॉक्टर आपके नर्स स्टेशन पे खड़ा है एंड यू हैव टू गिव हिम द फाइल। व्हाई मैन? वो क्या खुद से फाइल नहीं देख सकता? यही है ना, कुर्सी भी देनी पड़ती है भाई, कुर्सी भी देनी पड़ती है आते हैं तो खड़े हो जाओ। ये क्या कोई क्लास टीचर वाली कहानी? जैसे स्कूल में होता है कि टीचर आता है तो खड़े हो जाते हो, डॉक्टर आ रहा है कोई इवन टीचर के सामने भी कोई खड़ा नहीं होता यार क्लास में। वो भी हमें बचपन से सिखाया जाता है, ग्रेड 4 में जैसे टीचर आती है सारे खड़े हो जाओ। खड़े होना रिस्पेक्ट का क्या है उसका लेना देना, मुझे नहीं समझ आती। दिल में आप गालियां निकाल रहे हो टीचर को, खड़े हो जाओ तो क्या रिस्पेक्ट है? दिस इज हिपोक्रेसी। या बिल्कुल। तो वो फाइल भी डॉक्टर को देनी है, तुमने इलेक्ट्रिशियन का भी काम करना है, प्लम्बर का भी करना है, मसला पेशेंट को कोई भी हो गया नर्स को बुलाओ, कुछ भी हो गया नर्स को बुलाओ। मतलब इवन वो जो है। किचन का सिस्टम है अभी भी शिफा में चल रहा है यार, हम उधर से ही आए हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स के बहुत अच्छी हैं, बहुत सही हैं, बट ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है ना कि वो किचन से सामान आता है, खाना आता है तो पेशेंट का वो वहां से उठाना है आपने ट्रे और बाहर रखना है। पेशेंट के अटेंडेंस वो कर सकते हैं, पेशेंट खुद भी कर सकता है अगर पेशेंट ठीक है तो मतलब, और इसके अलावा कोई और भी कर सकता है, और वही जो किचन वाले लोग हैं वही आके अंदर से उठा के लेके जा सकते हैं इफ देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फेक्शन और समथिंग। एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो इस ये जो चीजें है ना छोटी छोटी, ये मैं समझता हूँ कि हमें आपको इसके ऊपर एक रिसर्च लिखनी चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज जो है वो कहाँ तक हैं एंड कहाँ से हमको अपना काम छोड़ना है और कहाँ से किसी और ने अपना काम करना है। देखिए इंटरनेशनल, आप अभी यूके में बैठे हुए हैं, मैं कनाडा में, मेरे ख्याल काफी सारे लोग जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपीरियंस कर चुके हैं नर्सिंग को, दे नो कि नर्सेज और डॉक्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि वो क्लियर नहीं है उस तरह से, क्लियर नहीं है। हम लोग फाइन लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते कहाँ पे नर्सेज का रोल आता है, कहाँ पे डॉक्टर। मे बी डॉक्टर्स का क्लियर है, उनको पता है कि डॉक्टर्स ने वो काम नहीं करने जो नर्सेज ने करने हैं, डॉक्टर्स ने सिर्फ जाना है और ऑर्डर पास करने हैं, ये उनको पता है। That's it, yeah. लेकिन बाकी चीजें जो है ना वो नर्सेज के रोल क्लियर नहीं है। और उसमें अल्टीमेटली जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो हमारी मेंटरशिप या लीडरशिप का रोल है वो उस तरह से नहीं निकल के आता, क्योंकि हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती। हमारा एक मसला ये कि हम एक दूसरे की टांगे बहुत खींचते हैं। अगर एक लेवल पे पहुंच गए तो बजाय कि दूसरों को सपोर्ट करके वहां पे लेके आओ, हमारा ये होता है कि मैं इधर पहुंच गया ना तो कोई और नहीं यहाँ पे पहुंचे। और वो एटीट्यूड जब तक नर्सेज में खत्म नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो जो बंदा जिसको आप लेके आएंगे वो आपको सपोर्ट करेगा एंड यू मेक योर ओन कंपनी। मतलब अगर आप ज्यादा लोग होंगे देन योर इम्पैक्ट वुड बी बेटर, बिगर। बिल्कुल। और अगर एक मैं बंदा मतलब उस होगा वक्त कुछ नहीं करेगा। और मैं उस वक्त तक लीडर नहीं होऊंगा जब तक मैं जिसको ट्रेन नहीं करता या मेंटर नहीं करता वो लीडर ना बन जाए, फिर मेरी लीडरशिप नजर आएगी ना। राइट। अदरवाइज मेरे काम करने का क्या फायदा कि मैं मतलब अपने लिए तो नहीं काम कर रहा ना, अल्टीमेटली प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए। तो वो नर्सेज के लिए हम कोई काम नहीं करते,
लेकिन हम नर्सेस से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक मेजर फैक्टर है कि हमारा इमेज अभी तक वहाँ पे है, और नर्सेस को सपोर्ट नहीं करती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नर्सेस ने कभी नर्सेस को सपोर्ट नहीं किया। That's true. That's true. How would you differentiate a research nursing from clinical nursing, and which is better to choose? तो अच्छा, यहाँ पे पहला ये कि डिफरेंस क्या है। क्लिनिकल नर्सिंग और नर्सिंग रिसर्च, मैं उनको एक ही सिक्के के दो पहलू देखता हूँ, सही है। क्योंकि हम अब वहाँ से मूव ऑन कर गए हैं कि पहले वो पता थ्योरी प्रैक्टिस गैप की हम लोग बहुत बात करते थे कि हमारे पास जो क्लिनिकल रिसर्च होती है उसका लेना देना कुछ भी नहीं होता रियल प्रैक्टिस से। हम लोग वहाँ से मूव ऑन हो गए हैं। अब ये कि जितनी रिसर्च है वो अल्टीमेटली हम उसको प्रैक्टिस में लेके आने की कोशिश करते हैं। पहले हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात करते थे, वो ट्रेंड मूव हो गया, हम नॉलेज ट्रांसलेशन को उसको लेते हैं या फिर इम्प्लीमेंटेशन साइंस की बात करते हैं। तो वो क्लिनिकल रिसर्च मैं समझता हूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी भी साइट पे काम करें, अल्टीमेटली आप जो पेशेंट, आपका जो सेंटर है वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है या क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को इम्प्रूव करना है, या नर्सिस के रोल को, नर्सिस के इश्यूज को, मतलब नर्सिंग के जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपका रिजॉल्व करने का वो है। तो डिफरेंस मैं उस तरह से नहीं देखता। इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों की इंटरेस्ट डिफरेंट होती है। कुछ शायद में भी बेड साइड पे काम करके तो रिसर्च को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं क्लिनिकल पे काम करता हूँ, मेडिकल सर्जिकल में जो भी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस मैं कर रहा होता हूँ वो अल्टीमेटली रिसर्च पे बेस होती हैं। वो रिसर्च मुझे नहीं पता होती, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है या जिन लोगों ने पॉलिसी डेवलप की होती है उनको वो रिसर्च पता होती है। तो वो उसको इवेलुएट करके उसकी बेसिस पे जो है वो फिर प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज डेवलप कर रहे होते हैं। तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Okay. अब कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर, वो आपकी अपनी पर्सनल डिसीजन है। मेरे ख्याल में, मतलब मुझे अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मेरे लिए रिसर्च अच्छी है, लेकिन मैं क्लिनिकल को भी मद्देनजर रखता हूँ। मैं यहाँ पे कनाडा में पिछले 7 साल से हूँ, तो 7 साल मैं क्लिनिकल में भी करता रहा हूँ। ऑल्दो मैं मतलब क्लिनिकल सेटिंग में काम नहीं कर सकता, लेकिन होम केयर Okay. में हम लोग वो इंडिविजुअल्स जिनको मेंटल हेल्थ या डिसेबिलिटी के चैलेंजेस होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो वो क्लिनिकल, वो भी एक क्लिनिकल है। नर्सिंग का वो भी एक रोल है। हम लोग क्लिनिकल सिर्फ बेड साइड पे ना रखें ना, कम्युनिटी भी नर्सिंग है, पब्लिक हेल्थ भी नर्सिंग है। Big help. आप होम केयर नर्सिंग में भी काम करते हैं, तो वो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं नर्सिंग के। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने क्लिनिकल नहीं किया, तो मैंने क्लिनिकल किया है। वो भी क्लिनिकल है, ये भी क्लिनिकल है, Of लेकिन course it डिपेंड is करता है clinical. कौन सा क्लिनिकल है आपका। तो Okay. कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर, आई गेस वो आपकी अपनी पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च क्लिनिकल में रहें। अगर आपको एक्चुअल इंटरेस्ट है रिसर्च में तो रिसर्च करें। आप वो पॉलिसी लेवल पे चले जाएंगे या आप रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉलिसीज बनाने में, और क्लिनिकल नर्सेज आपको हेल्प करेंगे आपके साथ काम करने में, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में। तो एक डेवलपर का रोल है, एक इम्प्लीमेंटर का रोल है, और फिर वो ब्रिजिंग हो जाती है जब आप इम्प्लीमेंटेशन It's साइंस a और केयर cooperative प्लान से work to do. Should एग्जैक्टली do कोलैबोरेशन है। cooperative. Okay. What would you say कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को रिसर्च से कैसे बेनिफिट लेना चाहिए, and how they should get all these research or policies into the practice? देखो, पहले तो ये है कि पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं ना, उनको कितनी रिसर्च आती है। Okay. जो पॉलिसीज डेवलप करते हैं, अगर उन्हीं को नहीं पता कि एविडेंस को किस तरह से एवेलुएट करना है, उसकी क्वालिटी को किस तरह से एवेलुएट करना है पेशेंट प्रैक्टिस से पहले, तो अल्टीमेटली इट्स यूजलेस। और ये अलमिया है। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आप पाकिस्तान में अभी भी जब सक्शनिंग करते हैं पेशेंट की, तो अभी भी नॉर्मल सेलिन नहीं यूज होती है। होती है बिल्कुल। कोई नहीं, हालांकि वो नहीं रिकमेंडेड, आपको नहीं यूज करना, स्टीराइल वाटर यूज करना होता है। नॉर्मल सेलिन कोई भी नहीं यूज करता यहाँ पे, और रिसर्च सजेस्ट करती है कि नहीं यूज करते, लेकिन हम अभी भी नॉर्मल सेलिन के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह से बहुत सारी और प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम लोग, जैसे पॉप साउंड, अभी भी मेरा ख्याल है कुछ हॉस्पिटल्स में वो जब आप एनजी इंसर्ट करते हैं तो पॉप साउंड अभी भी सुनी जाती है। खत्म हो गया प्रैक्टिस। खत्म हो गया। रेनी वेबर टेस्ट की सारे बात करते हैं, खत्म हो गया, वो कोई भी यूजफुल नहीं है। लेकिन अभी भी हेल्थ असेसमेंट में सारे सिखा रहे होते हैं रेनी वेबर टेस्ट करो जी, बड़ा फैंसी सा नाम बता देते हैं, ये करो। तो बात यह है कि पॉलिसीज जो डेवलप करते हैं उनको खुद नहीं पता Okay. कि वो रिसर्च उसके बारे में क्या है। हम लोग अपनी चीजें अपडेट नहीं करते। 2008 का एडिशन चल रहा है पाकिस्तान में नर्सिंग का, वही चल रहा है अभी तक। और दूसरा एक मसला ये है कि हमारी पॉलिसीज को कंटेक्चुअलाइज नहीं किया जाता। वो एक बहुत बड़ा इशू है। पॉलिसीज डेवलप होती है यूएस में, यूके में। हम जेसीआई के स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं, हम आईएसओ के स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग उसको कंटेक्चुअलाइज नहीं करते हैं अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में। हमें ये देखना है कि क्या वो पॉलिसी हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल भी है कि नहीं है।
अगर हम एक टेक्स्ट बुक में एक चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। तो वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जब तक वो ग्लोबल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, वो नॉलेज नहीं डेवलप होगी कि अच्छा ये पॉलिसी हमारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होनी है कि नहीं होनी है, किस तरह से इस क्वालिटी को वैल्यूएट करना है, जो स्टडी हम ले रहे हैं जिसकी बेसिस पे हम ये पॉलिसी डेवलप करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो फ्ला कंट्री से निकल के आई है जहाँ पे, और इवन मोस्ट ऑफ दिस पॉलिसीज आर डिक्टेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की क्या क्वालिटी है, कितनी बायस थी सैंपल में, कितना क्या था, वो सारी चीजें है ही नहीं है, हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। तो वो किस तरह से पॉलिसीज डेवलप करें। तो मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स को पहले जो है ना वो बहुत ज्यादा अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने की जरूरत है, बजाय ये कि फिर वो पॉलिसी जाके डिक्टेट करें। Do तो you इवन think हमारी पॉलिसीज भी डॉक्टर्स बना रहे होते हैं। doctors, yes, that was my next question. Do you think nurses को policy makers होना चाहिए? डेफिनेटली नर्सेस, अभी WHO ने मेरा ख्याल है पिछले दिनों मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि नर्सेस जो है वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए क्योंकि नर्सेस जितना टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं वो कोई और नहीं स्पेंड करता। Yeah. तो नर्सेस को ज़्यादा नॉलेज है पेशेंट की, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं क्या वो रोल प्ले करें, किस तरह से वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करें, क्वालिटी ऑफ केयर को। वो ज़्यादा लोगों को, मैनेजमेंट को बता सकते हैं कौन से इश्यूज वो डेली बेसिस पे डील करते हैं, किसके लिए पॉलिसीज चाहिए। तो नर्सेज अगर पॉलिसी मेकर का रोल प्ले नहीं करती हैं तो मेरा ख्याल है वो निगलेक्टेड एक चीज है। नर्सेज जो वो अपने आप को जो है ना वो अंडरमाइन खुद ही कर रही है अपनी Undermine कर रहे हैं, yes, yes. Did you write any research that had a great impact on somewhere, कनाडा में या किसी और जगह पाकिस्तान में, जो पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनी हो? तो नर्स एजुकेटर्स की हमने एक स्टडी की थी पाकिस्तान में, नर्स एजुकेटर्स के जो चैलेंजेस हैं वो रिसेंटली जो है वो WHO का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि उन्होंने WHO में नर्स एजुकेटर्स की कॉम्पिटेंसीज का जो नया वाइट पेपर लिखा है उसमें वो इम्प्लीमेंट हुई है। उसमें से फाइंडिंग्स उन्होंने लेके, तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च नहीं थी तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। उसके अलावा What is इन it about? जनरल तो वो नर्स एजुकेटर्स के चैलेंजेस है, लेकिन Nurse जो educators, okay. नर्स एजुकेटर्स जो चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो कौन से Oh, कॉमन चैलेंजेस होते हैं, तो वो उसमें हमने हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान में रिसर्च के बहुत इश्यूज हैं। एजुकेटर्स के जो मेन चैलेंजेस है, एक तो वो जेंडर का स्टिल इशू चल रहा है, दूसरा जो इशू चल रहा है वो रिसर्च का इशू चल रहा है, मेंटरशिप नहीं है, रिसोर्सेज का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो फिर WHO के वाइट पेपर में जो वो साइट हुई थी तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो है हमने करंटली एक पॉलिसी स्टडी किया है नर्सेज के चैलेंजेस, इश्यूज और बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स क्या हैं पॉलिसी के। तो वो हमने इंटीग्रेटिव रिव्यू किया था जो कि सिग्मा थीटा के जर्नल में पब्लिश हुआ था, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व यूज़ हो रहा है कि किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए। इवन उसके बाद लैंडसेट वालों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैंने एक पेपर रिव्यू किया था क्योंकि वो पेपर हम लोगों ने किया था। तो इम्पैक्ट उस तरह से हम अभी इवेलुएट नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्चुअली देखते नहीं है चीज़ें होने में। तो कभी कभी इम्पैक्ट सिर्फ बैक पे हो रहा होता है, हमें नहीं पता होता। लेकिन क्योंकि मैं ट्रैक रखता हूँ अपनी साइटेशंस का कि कहाँ पे साइट हो रही है, किस जगह पे साइट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हम फजूल में रिसर्च नहीं कर रहे। इवन मिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ जनरल रिसर्च की, तो मिक्स मेथड मेरा ख्याल है एक ऐसी फील्ड अभी इमर्जिंग है रिसर्च में जिसमें मैंने काम किया और अभी मैं एज अ मेथडोलॉजिस्ट या उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जहाँ पे क्रेसवेल का नाम लोगों ने सुना होगा जो मिक्स मेथड पढ़ते हैं, या फेटर्स का या कटरमैन का, तो इन लोगों ने, मैं यहाँ पे था कनाडा में, लेकिन मेरा पेपर जो है जिसमें मैंने मेथडोलॉजी अप्लाई की तो वहाँ पे एज एन एग्जांपल शेयर हो रहा था कि ये आप जो है वो यूज़ करें। फिर मुझे किसी और ने बताया कि तुम्हारा पेपर एग्जांपल के तौर पे शेयर हुआ है कि ये अच्छी रिसर्च है, इस तरह से करो। That's a really big thing. It's so एग्जैक्टली मेरे लिए inspirational. वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि ये गुरु बिल्कुल। लोग जिन्होंने एक्चुअली डेवलप हाँ, किया है फील्ड, मेरा yes. पेपर साइट करके कह रहे हैं कि ये अच्छा पेपर है। और उसके बाद फिर कमाल मेरा है। राब्ता उनसे हुआ था, मैंने एक दो वर्कशॉप उनके साथ करवाई हैं और ऑडिट किया था। अभी करंटली जापान वालों ने मुझे बुलाया था, वहाँ पे मैंने वर्कशॉप की थी मिक्स मेथड पे उन्हीं के साथ, और तब भी क्रेसवेल वहाँ पे थे तो क्रेसवेल के साथ बात हुई थी। फिर अभी होपफुली एक कोलैबोरेटिव पेपर आएगा क्रेसवेल के साथ में, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये पेपर आप लिखो। एनीवे तो इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो वो ये नहीं देखते आप नर्स हैं या डॉक्टर है, इट डज नॉट रियली मैटर टू देम। वो देखते हैं कि आपने क्या काम किया है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, किस तरह से आप आगे फील्ड को लेके जा रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो
encouragement भी मिलती है और आपको recognize भी किया जाता है। सर सॉरी इhtisham हाँ बिल्कुल, thank you। yeah how the new students, the young students could benefit from your research, could benefit from your literature, whatever you're doing the work? देखो मैं ये नहीं कहता लोगों को कि मेरी फील्ड में काम करें। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें अक्सर ऐसा होता है कि रिसर्चर्स कहते हैं जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में आप काम करो और मेरे वर्क को आगे लेके चलो। मैं ऐसा नहीं कहता। मेरी मेंटालिटी है कि हर स्टूडेंट्स का अपना एक प्रोग्राम ऑफ रिसर्च होता है जिसमें वो काम करना चाहते हैं। सही। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। मैंने वो PhD मेरे सर को नहीं चढ़ी है That's और ना true, that's चढ़ेगी। true. Yeah, और yeah. मैं हमेशा जो है वो ओपन हूँ बातचीत करने पे। अगर मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ यंग रिसर्चर्स को ये कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। अगर उनका अपना प्रोजेक्ट मैं हेल्प करूँगा जिस तरह से कर सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा ही लिटरेचर भी यूज़ करें, मेरी मेथडोलॉजी यूज़ करें। अगर रेलेवेंट है श्योर यूज़ इट। इफ इट इजंट रेलेवेंट you don't have to. You can just keep working on your stuff and I'll be here to help you in whatever ways I can. So how was the experience of being a professor, assistant professor or professor in असिस्टेंट प्रोफेसर भी प्रोफेसर assistant नहीं यार, professor? बहुत ऊपर लेवल है अभी। Okay. अभी तो हम लोग ने रिसेंटली ज्वाइन किया। तो कहने का मकसद है कि अच्छा टीचिंग शुरू से मेरा पैशन था। कनाडा में पढ़ाना जो है वो एक डिफरेंट टास्क इन इटसेल्फ। यहाँ पे 40% रिसर्च, 40% स्कॉलर कम्युनिटी और 20% टीचिंग होती है। सॉरी 20-20-40। तो 40% टीचिंग, 40% रिसर्च और 20% कम्युनिटी सर्विस। अब वो इस तरह से आपकी वेटेज होती है। तो जब 20% रिसर्च का मतलब 40% रिसर्च का मतलब है कि एक सेमेस्टर आउट ऑफ 3 सेमेस्टर्स इन अ ईयर इज फ्री सेमेस्टर फॉर यू। नॉन टीचिंग सेमेस्टर होता है जिसमें आप अपना रिसर्च वर्क कैरी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी एट द यूनिवर्सिटी। मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं होना होता। मैं जब मर्जी जाता, जब मर्जी आता हूँ। अगर मेरी क्लास है मैं जाता हूँ, नहीं है तो मैं घर पे होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ स्टिल। तो वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है unless until you're available to students। कोई कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। लेकिन ये है कि आपको वहाँ पे नहीं होना हर टाइम पे। तो वो एक नॉन टीचिंग सेमेस्टर आपका होता है। फिर टीचिंग में ये है कि 40% जो आपकी टीचिंग है आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, ऑटोनॉमी ज़्यादा है। पाकिस्तान में वो भी नहीं है। आप एज एन एजुकेटर काम कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली आप सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास वो ऑटोनॉमी उस तरह से नहीं है कि आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर्स के पास ऑटोनॉमी इस तरह से कि वो रिसर्च वाले में अगर करियर में देते हैं। अगर मैं कल को कोई बड़ा ग्रांट ले लेता हूँ जैसे CIHR का या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब आप फंडिंग लेते हैं तो उसमें आपके पास अलाउड होता है कि आपको मस्ट होता है कि आप एक मास्टर्स या 2 PhD या 2 मास्टर्स या 1 PhD स्टूडेंट हायर करें और वो फंडिंग आपको देते हैं। आपकी अपनी सैलरी भी उसमें से निकल के आती है। तो अगर मैं वो जीत जाता हूँ तो कल को प्रोफेसर्स अगर कहते हैं कि मैंने फलां स्टूडेंट्स को लेना है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो यूनिवर्सिटी हैज नो ऑब्जेक्शन। प्रोफेसर्स So के you पास can इतनी take अथॉरिटी है, वो किसी students को भी from हायर कर anywhere ले। the world. आप किसी एग्जैक्टली को भी हायर कर सकते हैं। बिल्कुल Wow. डिपेंडिंग ऑन अगर मेरे पास फंडिंग है और मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली उस लेवल तक जाने के लिए जब आप PhD इनिशियली आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको PhD स्टूडेंट हायर नहीं करने देती है जब तक कि आपने 1 या 2 को एज अ को सुपरवाइजर काम ना किया हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कॉम्पिटेंसी है ना। दे डोंट वांट यू टू बिकम दैट स्टूपिड और रिव्यूअर 2 काइंड ऑफ सुपरवाइजर जो कि हमेशा अपने स्टूडेंट को जो वो पाकिस्तान वाला कहानी मिठाइयाँ बर्फियाँ देंगे तो तेनू पास करांगे, नहीं तो नहीं पास करांगे। तो वो Is कहानी it नहीं होनी चाहिए। compulsory for a professor to hire the students or any you can do that? सो PhD हम लोग करेंगे हमारी है, Okay. क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट मेरी इंटरेस्ट है मेरे एरिया के साथ मैच करना चाहिए। पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है कि हम लोग एंटर हो जाते हैं प्रोग्राम में, फिर वो जिसको अवेलेबल होता है उसमें डाल देते हैं कि ये तुम्हें सुपरवाइज करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। PhD मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि PhD आपकी शॉर्ट टर्म शादी है। 5 साल 4 से 5 साल आपने एक बंदे के साथ गुजारने हैं। अगर वो 4 से 5 साल आपका रिलेशनशिप उस बंदे के साथ अच्छा नहीं तो इट कुड बी रियली रियली टायरसम और चैलेंजिंग टू डू PhD। क्योंकि अगर आपका वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, आपका एरिया टोटल फर्क है, उनका कुछ और एरिया है, तो यू कैंट रियली वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी एम्फेसाइज की जाती है कि PhD और मास्टर्स, कुछ मास्टर्स प्रोग्राम के इतना कोई मसला नहीं होता क्योंकि मास्टर्स में यहाँ पर वो रिसर्च ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती है। एक्चुअल रिसर्च ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ PhD। तो वो सुपरवाइजर आपका जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे आपका एरिया मैच करे। तो आप
वो फिर हायर करते हैं लोगों को, वो फिर सिर्फ नोटिफाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये स्टूडेंट मैं ले रहा हूँ, ये मेरे पास फंडिंग अवेलेबल है, तो वो फिर बाकी प्रोसेस वो स्मूथली चला जाता है। राइट राइट। ये CGFNS जो है एक काफ़ी बड़ी हर्डल है, मतलब हर बंदा ये समझता है, और जितने भी लोग ट्राई करते हैं वो CGFNS में ही रह जाते हैं, NCLEX तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपका अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? तो वो दो तरह से है। CGFNS टेक्निकली इज फॉर यूएस, कनाडा के लिए CGFNS नहीं है, इवन दो ऑर्गेनाइजेशन सेम है, तो वो बड़ा कॉन्वोल्यूटेड सा सिस्टम है। मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि मुझे 6 साल लगे हैं यहाँ तक आने में, NCLEX की स्टेज में आने में। मसला क्या था, क्योंकि कनाडा का प्रोसेस बहुत लेंथी है, लोगों को लगता है कि बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, इट्स नॉट दैट शॉर्ट। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं NNAS के साथ, कनाडा का अगर मैं बताऊँ, फिर मैं थोड़ा सा यूएस का भी बताऊंगा। तो NNAS के साथ आप शुरू करते हैं, जो कि आपको साल एक देता है। एक साल में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट होता है, आपका आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस आवर्स होते हैं, और आपकी PNC वेरिफिकेशन होती है। तो आप क्लोज टू $1,000 उस स्टेज पे देते हैं, फिर वो आपको एक साल में सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहुंचाने होते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हर प्रोविंस का कनाडा में जो वो डिफरेंट सिस्टम है। तो लेट्स से आप NNAS में अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि जी मैंने अपना लाइसेंस ओंटारियो में लेना है, या मैंने अपना लाइसेंस न्यूफाउंडलैंड में लेना है, या ब्रिटिश कोलंबिया में करना है, तो वो फिर आपकी जो एक रिपोर्ट होती है वो डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं। अब वो पहला स्टेप है, उसमें साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। कुछ आयल्स रिक्वायर करते हैं, कुछ आयल्स नहीं रिक्वायर करते। अगर आयल्स रिक्वायर करते हैं तो यू नीड 7 बैंड इन ईच एंड 7.5 इन लिसनिंग। ओके, 1 सेकंड। आप पहले CGFNS नहीं करते, पहले नहीं, NNS करते हैं? एग्जैक्टली। NNAS। ओके। कनाडा में NNAS का सिर्फ काम ये है कि वो आपके क्रेडेंशियल इवैल्यूएट कर रहा होता है, आपकी एजुकेशन करिकुलम को देख रहा होता है कि कितना मैच करता है वो कनेडियन करिकुलम के साथ। उनका सिर्फ ये काम है, वो कोई एग्जाम नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। ओके ओके। तो वो फिर रिपोर्ट डायरेक्टली भेजते हैं आपकी रेगुलेटरी बॉडी को, जो कुछ भी, जो ब्रिटिश कोलंबिया की BBC हो सकता है, BCC हो सकता है, या फिर वो ओंटारियो के रनाओ हो सकता है, CNO हो सकता है, कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो, या फिर वो CRNL हो सकता है, न्यूफाउंडलैंड, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं। अब वो जब रिपोर्ट मिल जाती है इनको, तो फिर ये इवैल्यूएट करते हैं कि लेट्स से 60% मैच है, 70% मैच है, या 80% मैच है। अब हर प्रोविंस की अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। अब वो जब रिपोर्ट आती है तो वो इवैल्यूएट कर रहे थे कि अच्छा हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं 93 अब न्यूफाउंडलैंड में, तो 93 कॉम्पिटेंसीज में से ये करिकुलम कितनी कॉम्पिटेंसीज के लिए प्रिपेयर करता है इन स्टूडेंट्स को। तो उस बेसिस पे आपको दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में चले जाते हैं, या फिर आप ब्रिजिंग प्रोग्राम में चले जाते हैं। ब्रिजिंग प्रोग्राम मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत एक्सपेंसिव है, और न्यूफाउंडलैंड का सबसे सस्ता है। BC में जाएं, दूसरी जगह पे जाए, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली गेट टू दैट स्टेज, क्योंकि कुछ कोर्सेज शायद BC में नहीं हो रहे, आपको टोरंटो जाना पड़ता है। ओके। जगह ही नहीं मिलती। न्यूफाउंडलैंड में आपके पास इजी हो जाता है उस तरह से प्रोसेसिंग करना, हैलिफैक्स में भी इजी है, न्यू ब्रंसविक में भी इजी है। एनीवे, आप कॉम्पिटेंसी एग्जाम पे जाते हैं या फिर आप ब्रिजिंग पे जाते हैं। अगर ब्रिजिंग करते हैं, 10,000 $10,000 देंगे, 7-8 कोर्सेज करेंगे, जैसे पोस्ट एंड पाकिस्तान में होता है, तो पोस्ट एंड करेंगे, फिर आप NCLEX के लिए रेडी हैं। अगर आप ये क्या कॉम्पिटेंसी करते हैं, जो BSN है फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान से अभी BSN रेडी हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? उनको भी ब्रिजिंग करना पड़ेगा? वो डायरेक्टली NNAS को करेंगे। और मैं जिस तरह से मैंने पाकिस्तान में एक और बड़ा, हमारे करिकुलम में उनको पता ही नहीं प्रैक्टिस आवर और क्रेडिट आवर का क्या फ़र्क है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो NNAS क्रेडिट आवर नहीं मांगता, दे वांट प्रैक्टिस आवर्स। अब करिकुलम सेग्रीगेट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, लेकिन जीरियाट्रिक्स और अडल्ट्स का सेपरेट नहीं पता कि क्रेडिट कितने आवर हैं या प्रैक्टिस आवर्स कितने हैं। तो प्रैक्टिस आवर्स हमें खुद एस्टिमेट करने पड़ते थे। तो जब हम करते हैं, हमारा जो मैच आया था ना BSN का करिकुलम, जो अभी HEC का, वो उस वक्त 70-75% मैच था। इट उनको कितना मीन्स कि चाहिए? एटलीस्ट आपका 80-90% होना, वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब न्यूफाउंडलैंड वाले कहते हैं कि नहीं, सारे का सारे होना चाहिए। CNO वाले कहते हैं कि नहीं, इट डजंट मैटर, तुम्हारा 70% मैच है, हमें कोई मसला नहीं है, अगर तुम NCLEX पास करते हो तो गो फॉर इट, वी डोंट केयर, कोई कॉम्पिटेंसी एग्जाम नहीं, कोई ब्रिजिंग नहीं। यहाँ पे ये था कि आपको कॉम्पिटेंसी करनी पड़ेगी। फिर वो कॉम्पिटेंसी में आपको पास फेल नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अच्छा 93 में से तुमने इतनी मीट कर ली है, वो पूरे 4 साल का एग्जाम आपका लेते हैं, 3 दिन की ऑस्की होती है,
2 दिन का आपका फिर वो रिटन एग्जाम होता है, NCLEX टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये सिर्फ मैं कॉम्पिटेंसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। फिर कॉम्पिटेंसी के बाद आपको बताते हैं कि अच्छा आपको 2 और कोर्सेज करने हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। मैंने जब 93 कॉम्पिटेंसी का एग्जाम दिया, मैं PhD भी कर रहा था साथ में, ये भी इस लॉन्च से भी जान रहा था। तो मैंने वो कॉम्पिटेंसी एग्जाम दिया, तो फिर मुझे कहते हैं कि जी आउट ऑफ 93 तुम्हारी जो है वो मेरा ख्याल है 15 कॉम्पिटेंसी थी जो नॉट मैट थी, बाकी सारी फुली मैट थी। तो 15 कॉम्पिटेंसी जो थी टेक्निकली, एक तो क्लिनिकल स्किल दोबारा से कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेशर कोर्स, क्योंकि इन्होंने मुझे पूछा था ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का। अच्छा, और पाकिस्तान का कल्चर है, मर्द जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखते नहीं है। हाँ तो उधर मुझे हमारी इन्होंने क्लास में भी लिटरली वो निकाल पूछा दिया कि था यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें हम हाँ, ऑस्की में ब्रेस्ट एग्जाम ही दे रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। एनीवे तो वो कल्चर का थोड़ा सा होता है। फिर हेल्थ केयर सिस्टम का एक कोर्स था जो मैंने किया था, अंडरस्टैंड करना कि कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे है। तो वो 2 कोर्सेज किए थे। उसके बाद आप कॉम्पिटेंसी जब कर लेते हैं तो फिर सिंपल होता है। फिर ये है कि आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जब उनको पता चल जाता है कि आपने ब्रिजिंग कंप्लीट कर लिया है आइदर कॉम्पिटेंसी के थ्रू और 7 कोर्सेज जो आपने करने होते हैं, वो फिर आपका ATT भेजते हैं। आप NCSPN जो कि नेशनल कॉलेज बोर्ड ऑफ नर्सेज है, पियर्सन्स का, जो कि NCLEX डेवलप करता है US में, उनको भेजते हैं। आपको ATT मिलता है, ऑथेंटिकेशन टेस्ट मिलता है, आप फिर NCLEX क्लियर करते हैं, NCLEX पास कर देते हैं तो आपका लाइसेंस हो जाता है। तो इट कुड टेक एनीवेयर फ्रॉम 4 to 6 years, 4 to 6 years। ओह मैन, क्योंकि NNAS इतना टाइम लगा देता है ना, उसके बड़े लॉन्चे हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी के अपने ड्रामे, हर साल आपको क्रिमिनल चेक देना पड़ता है। सच ऐसे जैसे मैंने हर साल क्राइम कर दिया कोई और हर साल आपको इंटरनेशनल, आइल्स भी करना होता है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद? अगर लेट्स से होता ही है कि मसला ये होता है कि इंडियन पाकिस्तानी और नर्सेज जो आती है ना, उन्होंने NNAS कंप्लीट किया, साल गुजर गया, आइल्स दे दिया, सब कुछ, प्रैक्टिस आवर्स नहीं मिले, वापस अपनी कंट्री के प्रैक्टिस आवर लेके आए, क्योंकि वो भी मिनिमम है। आपको लाइसेंस के लिए आने के लिए आपके पास 1125 आवर्स होने चाहिए, आवर्स एक साल में। तो अगर आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया, प्रैक्टिस का मतलब क्लिनिकल नहीं है यहाँ पे, प्रैक्टिस का मतलब ये भी है कि आप एजुकेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट में थे, आप क्लिनिकल में थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस आवर्स का एविडेंस देना होता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस की है। तो वो अगर आपका एक्सपायर हो जाता है, नए सिरे से फिर स्केल 1 पे चले जाते हो। हालांकि मेरे साथ वो इश्यू नहीं हुआ, मेरे साथ मसला सिर्फ ये था कि NNAS ने 1.5 साल 2 साल लगा लिए। तो मैंने 2016 में शुरू किया था, 18 तक तो मेरा NNAS ही नहीं पूरा हुआ। फिर 19 में मैंने वो शुरू किया, कॉम्पिटेंसी दी, और उसके बाद ऑब्वियसली साल मुझे लगा अपना वो करने में, ब्रिजिंग के 3 कोर्सेज करने में, क्योंकि एक कोर्स फॉल में अवेलेबल था, दूसरा विंटर में अवेलेबल था, तो एक सेमेस्टर में मैं कर नहीं सकता था। तो फिर उसके बाद मैंने NCLEX से स्टार्ट किया। तो NCLEX के लिए ऑब्वियसली मेरी PhD चल रही थी, मैंने NCLEX किया, मैंने PhD भी थीसिस सबमिट करना था, तो वो मेरे लिए इसलिए 6 साल लगे। डिड यू लाइक कोई आपने एकेडमी ज्वाइन की NCLEX के लिए नहीं। या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं? नहीं, तो मैंने और शहजाद इनायत को अगर आप जानते हैं, हाँ। सीनियर थे उस वक्त, लेकिन हम लोगों ने ग्रुप स्टडी की थी। ओके। और मैंने जो है वो सॉन्डर्स को रिव्यू किया था, उसके बाद आर्चर किया था, यूवर्ल्ड को थोड़ा बहुत किया था। तो ये प्रोसेस है। अब US का डिफरेंट है। US में CGFNS के थ्रू आपने जाना है, अगर न्यूयॉर्क स्टेट में कर रहे हैं, वो इजी है। मेरे ख्याल में अगर आपने लाइसेंस लेना है तो टाइम US कम लग का रहा है। इजी है। लेकिन US से फिर कनाडा में अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो इट्स स्टिल हेल लॉट ऑफ टाइम। शहजाद के साथ यही हुआ। शहजाद ने NCLEX भी कर लिया, उसका न्यूयॉर्क में रजिस्ट्रेशन भी है अब, लेकिन वो अल्बर्टा में बैठा हुआ है, कैलगरी में। तो अब उसने यहाँ पे ट्रांसफर करना, तो फिर NNAS के थ्रू जा रहा है, इवन दो NCLEX हो गया। NCLEX वहां जाके फिर से देना पड़ेगा? नहीं, अब उसे NCLEX नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर भी क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन करवानी है। NNAS, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ मनी ग्रैबिंग है, पैसे इन्होंने लेने होते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये प्रोसेस लेंथी है। तो मैं अक्सर लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर देखो कनाडा अगर आपने आना है तो फोकस ऑन गेटिंग अ स्टडी परमिट। स्टडी परमिट लो, क्योंकि वर्क परमिट अगर आप लेते भी हो तो पहला तो आपको मिलेगा नहीं वर्क परमिट इतनी जल्दी, अगर आपके पास कनाडा का लाइसेंस नहीं है, अगर आप नर्सिंग के तौर पे आना चाहते हैं एज अ नर्स। यहाँ पे वो यूके वाला सिस्टम नहीं है कि आपको एजेंसीज डायरेक्टली हायर करेंगी, सब कुछ है वो IRCC करता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप स्टडी परमिट पे आएँ अगर आप आना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप आ रहे हैं, मास्टर्स भी कर लें, PhD भी कर लें, जो भी करना है मास्टर्स के लिए आ जाएं। लेकिन जैसे ही आप आएँ आप अपना NNAS का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। जब तक आपका मास्टर्स होगा, मे बी आप उस स्टेज पे आ जाएं
कि आपका जो वो खत्म हो जाएगा NNAS और आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, डिग्री भी आ जाएगी, लाइसेंस भी मिल जाएगा, फिर आप आराम से अपना वर्क परमिट यूटिलाइज करें, जॉब लें और परमानेंट रेजिडेंसी पे चले जाएं। यूएस में जाना है तो यूएस का फिर ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले NCLEX करें, CGFNS के थ्रू करें, वो जल्दी हो जाएगा, जॉब करें और फिर बाद में जाके वहाँ पे एजुकेशन कर लें। तो परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे कैसा है, कोई मतलब आपको टाइम स्पेंड करना है या डिफरेंट परमिट पे पाथवेज हो हैं, जाती है? डिफरेंट पाथवेज हैं। एक तो एक्सप्रेस एंट्री ऑफ्टन लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसमें 4 तरह के प्रोग्राम है आपके पास। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी है, फेडरल नॉमिनी प्रोग्राम है और एक्सपीरियंस क्लास है। अगर आप पाकिस्तान से या बाहर से कहीं से आ रहे हैं किसी और कंट्री से, तो आप एक्सपीरियंस क्लास पे एलिजिबल हैं, क्योंकि बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए आपके पास कनेडियन एजुकेशन के पॉइंट हैं, कनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं। तो एक्सपीरियंस क्लास में आपको कनाडा की ना तो एजुकेशन चाहिए ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप अपना पाकिस्तान का एक्सपीरियंस उसमें पुट करते हैं और आपका फिर स्कोर क्रिएट होता है। तो मेरा ख्याल है लास्ट जो फिर वो होता ही है कि आपका मिनिमम स्कोर होता है, आपको उससे ऊपर जाना होता है। अगर आप उससे तो फिर आपको पूल कर देते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, फिर प्रोविंसेस वाले कहते हैं अच्छा ये कैंडिडेट हमारे लिए रीजनेबल है, हम इसको इनविटेशन भेज रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली आप एक्सपीरियंस क्लास में या तो प्रोविंशियल नॉमिनी पे चले जाते हैं या फिर फेडरल नॉमिनी पे चले जाते हैं। तो वो फिर आपको इनविटेशन भेजते हैं कि आ जाओ परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। दूसरा पाथवे ये है कि आप स्टूडेंट लैंड हुए, स्टूडेंट के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको मिलता है 3 साल का। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है उस दौरान में आपको जॉब ढूंढनी है। वो जॉब आपकी क्वालिफिकेशन से मैच अगर करती है, विद ईयर आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे फिर वही है, एक्सप्रेस एंट्री, लेकिन आपको स्कोर ज़्यादा मिलता है क्योंकि आपकी एजुकेशन यहाँ की है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ का है, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली हायर चला जाता है। Okay. So best way is being a student there. बेस्ट पे स्टूडेंट है। अगर आप कनाडा में, अगर पाकिस्तान से बैठ के NNA शुरू कर लेते हैं और आपका हो जाता है तो फिर वर्क परमिट इज़ द बेस्ट वे। फिर आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंट लैंड करते हैं ना, तो फिर आपके पास एजुकेशन भी सस्ती हो जाती है, आपको इतनी फ़ी नहीं पे करनी पड़ती जितनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है। आप मतलब कम पे कर रहे होते हैं, आपके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और PhD तो हमेशा फंडेड होती है कनाडा में, या मैं ये हमेशा लोगों को कहता हूँ कि UK से PhD ना करो, ऑस्ट्रेलिया से PhD ना करो, इट्स ऑलवेज फंडेड इन कनाडा। PhD में What हमेशा about the masters? Is it still in under scholarship? मास्टर्स में कुछ फंडिंग आपको मिलती है, कुछ नहीं मिलती, डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास है, McGill के पास है और BC यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इनके पास बहुत फंडिंग है। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह की उनके पास क्वालिटी है। तो ऑब्वियसली वो प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट जब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कितनी स्कॉलरशिप इन लोगों ने पिछले सालों में दी है। तो ऑटोमेटिकली आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर ज़्यादा दी तो वहाँ हायर रैंकिंग पे आ जाते हैं, आपको ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाते हैं। जैसे PhD के लिए वेनियर स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपको $50,000 मिलते हैं, अगर आप उसमें कम्पीट कर लेते हैं आपको मिल जाती है। तो वो उस बेसिस पे कोटा होता है कि लेट्स से दिस साल उनके पास मेरा ख्याल है 125 उन्होंने टोटल लेने होते हैं, तो उसमें कोटा होता है। टोरंटो के पास जो है वो लेट्स से 37 है, BC के पास 37 है, McGill के पास 35 है। अगर इस साल इन्होंने 34 दी हैं तो अगले साल इनका कोटा कम हो जाएगा और वो एक सीट किसी और को मिल जाएगी अगर उन्होंने ज़्यादा कैंडिडेट लिए हैं। समझ रहे हो? तो वो डिपेंड करता है। Okay. So in the end, sir, how satisfied are you there? And मैं तो खुश हूँ, बेहतर है पाकिस्तान से, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं, और ये आई डोंट नो, लोगों को मेरी बातचीत की है लोगों से, फेसबुक पे भी लोगों ने काफ़ी कंप्लेन किया कि हम लोग पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं यहाँ, बाद में हम चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान से जो है ना हम लोग वो कहते हैं जिसको इंटेलेक्चुअल ड्रेन, वो हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से बैठ के मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना पाकिस्तान की नर्सिंग की डेवलपमेंट के लिए, मैं पाकिस्तान में होता तो नहीं कर पाता। मेरी टांगे खींची जाती, मुझे कहीं भी जगह पहुँचने नहीं जाता। That's true. इवन मास्टर्स करने के लिए मुझे इतने हर्डल्स फेस करने पड़े थे वहां से निकलने के लिए, क्योंकि वो दे जस्ट कैप्चर यू, मतलब आप उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते नर्सिंग की डेवलपमेंट के लिए। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, आई एम परफेक्टली हैप्पी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को आना है तो आई एम ऑलवेज ओपन, मेरे साथ डायरेक्टली बात You करें। are now assistant professor. We can apply for the funding also. अभी नहीं, अगले साल, क्योंकि 1 साल मुझे दो, अभी तो मैंने ज्वाइन किया, अभी मैंने 1-2 ग्रांट अप्लाई किए हैं बड़े। इंशाल्लाह। अगले साल अगर मिल जाते हैं मुझे, तो मैंने बल्कि 2-3 और लोगों से ऑलरेडी रब्ता कर लिया कि अगर मुझे मिल जाता है तो दे शुड अप्लाई। मैं ऑलरेडी डीन के साथ बातचीत कर रहा हूँ,
क्योंकि इस साल या अगले साल हमारा इनटेक अभी 2024 में होगा। यहाँ पे एक और चीज़ है, पीएचडी के एडमिशन ऑल्टरनेट ईयर्स पे होते हैं। एक साल में आप 50 स्टूडेंट या 60 स्टूडेंट नहीं लेते, या पाकिस्तान में होता है रेवेन्यू जनरेट करना है जी, पैसे कमाने हैं। एक ही साल में 15 स्टूडेंट ले लिए पीएचडी, पढ़ाएगा कौन उनको? कोई भी नहीं। एक पीएचडी बनना है वहां पे पढ़ाने का, और 15 लोगों को ले लिया। यहाँ पे इनटेक इस तरह से होता है क्योंकि मैनेजेबल काम होता है ना, स्टूडेंट की आपने डेवलपमेंट पे काम करना है। एक साल में 15 ले लोगे तो किसको पढ़ाओगे? मेंटरशिप की क्या क्वालिटी रहेगी? तो हमारा ऑल्टरनेट ईयर पे होता है। अभी 2022 में हुआ था, 23 में हुआ था, 21 में हुआ था, 23 में होना था, 23 में लेकिन कुछ प्रोफेसर रिटायर हो गए, तो उन्होंने डिसाइड किया हम 24 में लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास नए लॉट आ रहे हैं। तो अब मैं आया हूँ, कुछ और प्रोफेसर आए हैं, तो हमें थोड़ा सा साल की ट्रेनिंग देंगे किस तरह से पीएचडी को सुपरवाइज करना है, और उसके बाद फिर 2024 में इनटेक होगा। How the Canada there in general and आप मतलब आपका अगर हम बात करें contribution की from your salary, from your expenses and all, जनरली डिपेंड करता है आप किस किस्म की जॉब में। अगर आप कर रहे हैं नर्सिंग में, क्लिनिकल साइड पे, आई गेस 49 to $50 पर आवर आपको मिलता है। मंथली आप मेरे पास उतना ही बना देते हैं जितना हम लोग क्योंकि एनुअल सैलरी पे होते हैं, प्रोफेसर्स आर ऑन एनुअल सैलरी। लेकिन जो क्लिनिकल स्टाफ है वो आवरली वेजेस पे होता है, ओवर टाइम भी होता है। तो आप टेक्निकली मेरा ख्याल है आप अगर बनाते हैं एज अ नर्स तो आप आराम से 90 to 100 के आप इजीली साल का बनाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको एक महीने का जो मिलेगा वो कम से कम $7-8 मिलेगा। उसमें से फिर टैक्स वगैरह काट के, डिपेंड करता है किस प्रोविंस में आप, टैक्स डिडक्शन के बाद आप तकरीबन जो है ना $4-4.5 कमा रहे होते हैं। so how much they are taking taxes? 50%? अराउंड 3,000 आउट ऑफ 7,000 आपका टैक्स जाएगा। तो ठीक ठाक टैक्स है। टैक्स अच्छा खासा है क्योंकि यहाँ पे वो इस तरह से ना कि अगर आप 40,000 से कम कमा रहे हो ना, अगर आप ऐसी जॉब में जो आप 40,000 से कम है, तो आपकी टैक्स डिडक्शन कम है। फिर जब आप टैक्स फाइल करते हो अगले साल में, तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। लेकिन जब आप 40,000 का मार्क क्रॉस कर लेते हो, तो फिर आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो ताकि उन लोगों को दिए जाए जो कि बिलो द वेज है। तो वो ये है कि नर्सेज यहाँ पे आराम से $4-4.5 बना सकते हैं। अब अगर वो बनाते हैं तो रहने के हिसाब से आप डिपेंड करते हैं कहाँ पे। वैंकूवर मोस्ट एक्सपेंसिव, टोरंटो रियली एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल नहीं है। जो लोग टोरंटो या वैंकूवर में रहते भी हैं, आप अगर देखें तो न्यूयॉर्क टाइप की सिचुएशन है। आपको छोटा सा एक कमरा मिलता है जो आप $2,500-3,000 दे रहे होते हैं, उसका इतना एक्सपेंसिव है, जिसको हम कहते हैं सबलेक्स कहते हैं। लेकिन अगर आप डाउनटाउन में घर लेना चाहते हैं, जो डाउनटाउन यहाँ पे बड़ी चीज़ है, डाउनटाउन का मतलब है जो पुराना इलाका था वहाँ पे जो है वो पुराने घर थे जिनमें वो ओल्ड ब्रिटिश स्टाइल, विक्टोरिया स्टाइल जो घर थे, वो चेंज हो गया और अब वो लोग यूज करें। तो उसमें आपको कम से कम आप 4,000 में वो शायद अफोर्ड ना कर सके वैंकूवर में और टोरंटो में। लेकिन अगर आप छोटे एरियाज में जाते हैं, जैसे कि अक्सर लोग जो टोरंटो में काम कर रहे होते हैं वो ब्रैम्पटन में रहते हैं, मिसिसागा में रह रहे होते हैं, या फिर स्कार्बरो में रह रहे होते हैं क्योंकि वो नेबरिंग एरियाज हैं। जो वैंकूवर में होते हैं या तो विक्टोरिया में रह रहे होते हैं या फिर किलोनोवा में रह रहे होते हैं, तो वो आउटसाइड ऑफ द वैंकूवर रह रहे होते हैं। तो अगर आप 4-4.5 कमाते हैं तो आप बड़ी सिटीज में अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स डिडक्शन है, फिर बाकी एक्सपेंसेस हैं। अब यहाँ पे न्यूफीलैंड में I'm परफेक्टली फाइन, मेरे पास अच्छा डाउनटाउन घर है और जितना मैं सेव करता हूँ उसमें से मतलब इजीली बैलेंस हो जाता है लाइफ। अभी क्योंकि शादी रिसेंटली हुई थी तो ऑब्वियसली कुछ और मसले चल रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन ओवरऑल जो है वो इजीली मैनेजेबल। तो बाकी अगर आप बिलो द नॉर्मल, अगर आप होम केयर में लेट से आते हैं एज एन आरएन, जो होम केयर में आते हैं, आप में भी $2-3,000 कमाएंगे साल का अगर फुल टाइम करते हैं। साल का नहीं, सॉरी, मंथ का। तो उसमें फिर टैक्स डिडक्शन तो कम होगी क्योंकि आपका 700-800 में भी टैक्स में चल जाए, लेकिन हर साल में आपको फिर $25,000 जो है वो गवर्नमेंट से मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सी जॉब में आप आ रहे हैं। नर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है क्योंकि अभी रिसेंटली शॉर्टेज जो है वो नर्सेज की बहुत ज़्यादा हुई है कनाडा में। पिछले साल हमारे पास जो वो 75 फैकल्टी ने रिज़ाइन किया है ऑल ओवर कनाडा। नर्सिंग फैकल्टी ने बहुत शॉर्टेज है फैकल्टी की। दूसरा है कि आरएम्स की जो पोजीशन है 2,500 ओपन हुई है पोजीशंस। पीएचडी करती नहीं है नर्सेज, जो करती हैं वो 10-12 साल सर्विस देती हैं फिर छोड़ के चली जाती हैं। ऑब्वियसली उन्हें भी तो रिटायर होना है,
तो जब PhD नर्सेज ही नहीं आपके पास तो पढ़ाना किसने है? क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल के बाद मास्टर्स के बाद आपको नहीं लेते हैं टीचिंग में, तो इसलिए शॉर्टेज है यहाँ। और ये शॉर्टेज सिर्फ यहाँ पे नहीं है, US में भी बहुत शॉर्टेज है फैकल्टी की यूके में पोजीशन। इतना ज्यादा शॉर्टेज है, अब लोग जो ऑन द जॉब नर्सेज हैं वो खुद ही छोड़ के रिजाइन दे के जा रहे हैं, सैलरीज नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, वर्कलोड इतना ज्यादा है, और ऊपर से इनके ना रूल्स इतने ज्यादा है ना, आई कांट टेल यू, हाँ, बहुत और ज्यादा US में भी ये है। अभी मेरी कल बात हो रही थी मिनेसोटा में मेरे कुछ कॉलीग्स के साथ, एडिटोरियल बोर्ड वालों के साथ, तो हमारे जर्नल की, तो वो बात कह रहे थे कि अभी साइनिंग बोनस जो है ना US में वो 30,000 है। अगर आप साइन अप करते हैं एज एन RN और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम 2 साल आपकी कंपनी के साथ रहेंगे, क्योंकि वो प्राइवेटाइज सिस्टम है, तो आपकी सैलरी के अलावा आपको 30,000 एक्स्ट्रा देते हैं। जो बेसिक सैलरी है वहाँ पे वो 120 तक आपको देते हैं, $120 पर आवर फॉर एन RN अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और जो वर्किंग ऑलरेडी फुल टाइम पे है $70 to $80 लेती हैं। मेरी मासो होती हैं कैलिफोर्निया में, वो $82 पर आवर लेती हैं। क्या बात है यार। लेकिन अल्टीमेटली खर्चा बहुत है ना। खर्चा US बहुत में है अगर उसी आप हिसाब प्राइवेट से, हेल्थ केयर हाँ। सिस्टम पे हैं तो क्या फायदा। UK में पब्लिक हेल्थ केयर है, यूरोप में पब्लिक है, कनाडा में पब्लिक हेल्थ केयर। तो इन अ नटशेल कनाडा की अगर बेनिफिट्स बताऊं, नो रेस, लेस रेसिज्म compared to America, compared to UK and Europe even. मेरा ख्याल है अगर रेसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कनाडा एंड न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क probably would be the top 3 countries for me. अगर आपने जाना है तो इन कंट्रीज को अप्रोच करें। दूसरा, सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ इज वे बेटर अगर आपके पास अच्छी रीजनेबल जॉब है एज एन RN। अगर आप क्लिनिकल में काम करें तो स्टिल डिपेंड करता है किस प्रोविंस में, लेकिन अभी करंट शॉर्टेज में मैं गारंटी नहीं देता कि RN की लाइफ स्ट्रेसफुल नहीं होगी, लेकिन एज अ फैकल्टी मेंबर इट्स रीजनेबल, इतना कोई मसला नहीं है। दूसरा है कि सपोर्टिव है, बहुत से सपोर्टिव मैकेनिज्म है। एक दफा कहते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में बात बनी है, एक दफा घुस जाओ ना कनाडा में, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ नहीं देंगे अगर तुसी गलत काम नहीं करोगे। डिपोर्टेशन वाले काम ना करो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी नहीं कटन लगे है। क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस यहाँ पे आने का ही बहुत लेंथी है ना, वीजा लेना ही बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप वो क्रॉस कर जाते हो तो इसका मतलब है कि आपको उन्होंने वो स्क्रीन अच्छे तरीके से कर लिया है, यू आर नॉट अ थ्रेट टू द कंट्री इन जनरल। Okay. Being a minority in Pakistan and being a minority in Canada, how do you feel, and have you ever been a victim of racism? इन कनाडा, Both of the countries. अच्छा पाकिस्तान में नहीं, रेसिज्म उस तरह से नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होती है अक्सर, बट वो आई वुड से कुछ पॉलिसीज हैं पाकिस्तान में जो मुझे पसंद नहीं है, खासतौर पे एजुकेशन में जो आप बात करते हैं, जैसे मेरिट लिस्ट जब अक्सर लगती हैं तो उसमें अक्सर आपको डिस्क्रिमिनेशन फील होती है, क्योंकि कोटा दिया जाता है, माइनॉरिटीज का 5% कोटा है, 10% कोटा है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में ही होता है, तो माइनॉरिटीज की सीट अवेल करनी है 5%, 10% कोटा है। तो मेरा ख्याल है कुछ पॉलिसीज है जो कि पुरानी गवर्नमेंट्स में सेट की हुई थी जिस तरह से, तो वो सारा उसमें इस तरह से है। डिस्क्रिमिनेशन आपको पर्सनल लेवल पे अक्सर होती है दोनों कंट्रीज में। आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन कनाडा और पाकिस्तान इन जनरल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से मिलती है। मे बी सेफ्टी आपको फील होती है कनाडा में इसलिए क्योंकि लॉज FIA मेरे पीछे पै जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस ही करप्ट है ना। सही बात है। तो पुलिस को देख के और लॉयर को देख के लोग भागते हैं पाकिस्तान में, डर पैदा हो जाता है। So you never been a victim of being racist? नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं कभी हुआ। डिस्क्रिमिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिज्म। तो डिस्क्रिमिनेशन हियर एंड देयर इज फाइन। तो हम लोग जितने रेसिस्ट हैं, अभी भी हम लोग बजाय एक रिश्ते जब ढूंढ रहे होते हैं या फ्रेंड्स बना रहे होते हैं तो शक्ल मुंह पे ज्यादा जा रहे होते हैं, नक गोल नहीं है तो ओदा मुंह इधर है, तो मतलब ये हम लोग जितने रेसिस्ट हैं वो चीज हम यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे भी यही होता है। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम लोग जब एक कम्युनिटी से मूव कर रहे हैं तो अपनी कम्युनिटी क्यों ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे भी लोग आते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ढूंढ रहे होते हैं, आते हैं तो इंडियन कम्युनिटी में जाना है जी, हमने अब ब्रैम्पटन मिसिसागा उत्थे रहना क्योंकि उत्थे ज्यादा अपनी कम्युनिटी। भाई अगर मूव ही करना था तो फिर उत्थे ही रहो ना, अपनी कम्युनिटी केड़ी लाभ रहे हो। अल्टीमेटली वो ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया उसमें तो यह है कि आप हर एक के साथ मिलो जुलो, और इसी तरह से फिर लोगों को अवेयरनेस आती है ना, रेसिज्म आप ही नहीं खत्म। डोंट यू थिंक अगर हम अपनी कम्युनिटी के साथ रहेंगे तो हो सकता है हमें कुछ बेनिफिट्स मिले, नॉट बेनिफिट्स एज इन सच कि हमें कोई पैसा मिल रहा है किसी से, बट वी फील लाइक सेटिस्फाइड दैट वी आर लिविंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी विद द पाकिस्तानी पीपल और इंडियन पीपल। आई गेस इट डिपेंड्स। मेरे लिए वो नहीं है, मैं उस कल्चर को छोड़ के मैं दोबारा उस कल्चर में नहीं घुसना चाहता।
ओके मुझे कुछ चीज़ें अपने कल्चर में पसंद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं। अपने लोग टांगे बहुत खींचते हैं, अपने लोग 2 नंबरियाँ बहुत करते हैं, और वो 2 ये नंबरी तो यहाँ पे भी नहीं रुकती है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 नंबरियां बहुत करते हैं। हाँ, तो वो जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो मैं वापस यहाँ पे क्यों अडैप्ट करूँ आके ना। हम्म, लेकिन ये है कि मैं बातचीत करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पाकिस्तानी इंडियन सारे फ्रेंड्स हैं, सबके साथ गपशप होती है उसी तरह से। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मोर ग्लोबली जिस तरह से आप सबसे बातचीत करें इसी तरह से आपने अपनी पहचान दिखानी होती है ना, क्योंकि ये मैं इसलिए करता हूँ कि हमारा इमेज बहुत ख़राब है, हम्म, और अगर हम मिले जुलेंगे नहीं दूसरों के साथ, उनको बताएंगे नहीं कि हम किस तरह से हम डिफरेंट यस हैं, यस तो वो फिर इमेज उसी तरह से रहेगा ना। तो वो भी दैट्स एक द की मेरे, पॉइंट। हम बता ही नहीं हाँ पाएंगे कि दैट वी आर गुड इनफ या बैड एग्जैक्ट, इनफ, हम बता ही नहीं पाएंगे। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੌਰੀ पंजाबी में, आप जो है दैट्स ना ऑलराइट। हाँ, वो वाकई डिफरेंट है, यानी कि पाकिस्तान का वो जो एक बुरा इमेज क्रिएट हुआ है वो नहीं है, हम लोग बेहतर हैं। हम्म, और भी हो सकते हैं। यस एग्जैक्टली तो वो इसलिए रेसिज्म मेरा ख्याल है कोई इतना फर्क नहीं है, एक दो केसेस आपको इधर उधर मिलते हैं और वो हर जगह पे होता है। जाहिर है, वो उसमें तो है। पाकिस्तान में भी होता है, कनाडा में भी होता है, अमेरिका में होता है, हर जगह पे होता है यार। वो मेरा ख्याल है ग्लोबल फिनोमेनन है। हम्म, रेसिज्म को डिफाइन हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, यहाँ पे हम काले गोरे का डिफरेंस कर रहे होते हैं, या फिर ब्राउन और वाइट का कर रहे होते हैं, या येलो, और जैसे जो स्लर्स हम यूज करते हैं, स्टेरियोटाइप्स यूज करते हैं, हम्म, ब्लैक ब्राउन और येलो, चाइनीज और कोरियंस को सारे येलो पीपल कह देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जब गोरों की बात कर रहे होते थे कहते पेल स्किन है। एनीवे, तो वो कहने का मकसद ये है कि वो हर जगह भी आपको मिलेगा, अल्टीमेटली उसको टैकल करना जो आपके अपने हाथ में होता है। ओके। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग, जो इतना लंबा स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुंचे, एंड अभी आगे भी किधर किधर जाना है? व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग? यार मोटिवेटिंग ये है कि मेरा ख्याल है इंटरनल मोटिवेशन ही ज़्यादा होती है। मेरा शुरू से ये था, देखो मैं हमेशा से जो है ना, मेरा ये होता था कि मैं इस जगह पे पहुंचूं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनको भी यहाँ पे लेके आऊं। तो मैं अभी भी वो कोशिश करता हूँ। मेरी ये होती है कि मैं एक जगह पे पहुंच जाऊं और फिर लोगों को हेल्प करूं जिस तरह से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेस की हैं जब मैं बल भर रहा था, फैमिली जो हमारी कंडीशन थी, मेरा बाप नहीं था, वो सपोर्ट पे नहीं था, उस वक्त 7 बहन भाई थे, माँ ने घरों में काम कर करके तो हमें यहाँ तक लेके आई हैं। और उसके बाद जब इस लेवल पे पहुंच जाते तो मैं हमेशा अपना वो जो बैकग्राउंड है ना वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि अगर वो मैं भूल गया तो वो सर को चढ़ जाती हैं चीज़ें। तो कोशिश ये होती है कि हम लोग जिस चीज़ों को फेस करके हम वहाँ पे आगे जाएं। तो वो मोटिवेशन जो मुझे आगे लेके जाती रहती है वो यही है कि मेरी इंटरेस्ट है बस चीज़ों में। तो जो भी काम करें, अगर आप क्लिनिकल करें, रिसर्च करें, मैनेजमेंट करें, अगर इंटरेस्ट रहेगी आपकी तो यू कैन कीप गोइंग। Do you have any ideal in nursing, research आइडियल इन nursing, नर्सिंग पाकिस्तान में anywhere? मेरे आइडियल्स शिफ्ट होते रहे हैं। Okay. अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो शुमाइल सिकंदर और फैसल, उनको देखा जिस तरह से उन्होंने एक्सेल किया एज रिसर्चर में भी, उन्होंने एक दो पेपर पब्लिश किए थे उस वक्त, वो आइडियल्स थे। जब मैं मैनेजमेंट लेवल पे आया तो थोड़ा सा गिडियन के साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा। गिडियन एक आइडियल पर्सनालिटी के तौर पे थे क्योंकि उसकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी थी। फिर जब मैं थोड़ा सा आगे मूव किया तो नेशनल लेवल पे कोई ऐसे आइडियल मिले नहीं है मुझे जिनको मैं आइडियलाइज करता, जो किए भी आइडियलाइज उनके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। जैसे आगा खान के कुछ प्रोफेसर्स थे, एक दो मीटिंग्स में मिले, लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम इतना था कि मेरा आगा खान के साथ दिल ही उठ गया है। और आई एम नॉट गोना बी ऑफेंसिव, बट ये है कि आगा खानियों का जो एक एटीट्यूड है ना, मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं कि कैसे आप ठीक ठाक है, मैंने आगा खान से मास्टर्स किया, तो मैं क्या फिर मैं क्या करूँ अगर आगा खान से मास्टर्स किया है, तो लाइक इस तरह से वो लेके आते हैं कि जैसे आगा खान एक ब्रांड है। Still और feel मेरा feel एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आगा खान वालों के साथ, जब मैंने बातचीत भी की है किसी के साथ, तो कुछ लोगों के साथ अच्छा, तो मैंने आइडियलाइज उस तरह से किसी को किया नहीं। फिर मेरे आइडियल्स कुछ यहाँ पे थे जब मैं कनाडा में आया। हमारी एक प्रोफेसर है निकोल स्नो, जिन्होंने मुझे मास्टर्स में बहुत ज़्यादा मैंने एक पेपर जब पहले लिखा था उनके पास असाइनमेंट, तो वो असाइनमेंट मेरा ख्याल है मुझे 60% उसमें मिले थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ख़राब है, मतलब मेरी राइटिंग, और आई जेन्युइनली वांटेड टू लर्न किस तरह से करना है। तो मुझे कहती है कि तुम्हारी राइटिंग ख़राब नहीं है,
गौरव की राइटिंग तुम्हारे से भी खराब है, मैंने गौरव को भी ग्रेड दिए, इससे भी कम दिए हैं। तो वो फीडबैक जब मैं आगे आगे लेके चल, तो आज आपके सामने आप देख रहे हैं कि मेरी राइटिंग की क्वालिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। तो वो एक आइडियलाइज पर्सनैलिटी थी, और अभी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बैक मतलब दोनों मिलके काम करें, वो भी प्रोफेसर मैं भी प्रोफेसर। लेकिन जनरली मैं कहता हूँ यार अपने आइडियल खुद ही बनो। स्टूडेंट्स में मुझे काफ़ी सारे ऐसे मिले थे जिनको मैं अभी भी आइडियलाइज करता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे कि जोएल का मैं नाम लूँगा, आपका है, जुनेद है, दानिश है, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे काफ़ी आगे लेके गए हैं, मतलब मेरी थिंकिंग को। ये नहीं कि आपको, मैं कहने का मकसद ये है कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, उस तरह से कंट्रीब्यूट किया इट्स अ मेरी। टू वे एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन, सूरज हो गया, कोऑपरेशन, आप यस। हो गए, फिर मेरे अपने कुछ कॉलीग थे, जैसे फैसल थी, नाजिश हमीद थी। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मैंने मतलब उस तरह से आइडियलाइज किया। हर एक की अपनी स्किल सेट था, हर एक की अपनी कॉम्पिटेंसीज थी, बहुत कुछ उनसे सीखा और आज यहाँ पे हूँ। द टॉप ऑफ वन माउंटेन इज द बॉटम ऑफ अनदर। अब आगे क्या करना है? पीएचडी हो गई, पब्लिश हो गई, शादी हो गई, देन व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट? देखो, मेरी वाइफ अक्सर मुझे कहती होती है कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम एक दफ़ा कुछ अचीव कर लेते हो, तुम फिर भी उधर टिकते नहीं हो, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो मेरा मसला वही है। अभी मैंने पीएचडी कर ली है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है फैन का टाइटल, फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग। इज दैट, सॉरी? फैन, तो फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ नर्सिंग का ओके टाइटल ओके आप ओके। अपने आरएन के आगे आप लगा सकते हो, अगर आप जो है वो कुछ कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जनरली आपने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। FACN, फेलो ऑफ कैनेडियन नर्सिंग अकेडमी, उसका ये मैंने टाइटल्स लेने हैं। टाइटल्स सिर्फ लेने के लिए नहीं, मतलब ये कि अपना कंट्रीब्यूशन शो करना। अब मेरा श्योर। मेन जो पर्पस है वो कोई ये है कि जो मैं एरियाज में काम कर रहा हूँ उसमें अपने आप को एज अ लीडर जो है ना, या फिर एज अ स्कॉलर जो वो करूँ। फिर आई वांट ओन लाइक एडिट अ जर्नल, अपना जर्नल, एडिटर इन चीफ। जैसे पाकिस्तान में मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, परवीन अली वाहिद पाकिस्तानी है जो अभी एक इंटरनेशनल जर्नल के एडिटर इन चीफ है। एनीवे, तो कहने का मकसद है कि वो भी एक आइडियल है मेरा अभी, क्योंकि परवीन ने जिस तरह से एक्सेल किया पाकिस्तान से निकल के यूके में आके, अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में जो प्रोफेसर है। मतलब मैं अब आगे, मेरे जो 3 गोल हैं, किसी जर्नल का EIC बनना है, अपनी रिसर्च को इसी तरह से लेके आना, एटलीस्ट 10 to 15 स्टूडेंट्स ऐसे हों जो मेरे से, मैं उनको ट्रेन करूँ और कल को मेरे से ऊपर वाले लेवल पे जाएं, और अल्टीमेटली वो मुझे मतलब प्राउड फील होगा कि मेरे Yes. स्टूडेंट जो वो मेरे से आगे निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। वो भी एक कॉन्सेप्ट है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ के खिलाफ होते हैं कि व्हाई आर यू बिकमिंग रिच, व्हाई आर यू बिकमिंग एजुकेटेड, क्यों बन रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं ये समझता हूँ कि जब आप रिच होंगे, एजुकेटेड होंगे, देन यू कैन हेल्प अदर्स। अदरवाइज आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप खुद भी डम है। एग्जैक्टली और एक चीज़ हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमने नर्सिंग सोसाइटी लॉन्च किया पाकिस्तान में करंटली। यस। उसके थ्रू हम काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें SCPP से जो वो रजिस्ट्रेशन हमारी हो गया, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, वो इवेंचुअली हम रजिस्टर हो गए हैं। हम एक अपना नर्सिंग जर्नल लॉन्च कर, नर्सिंग नहीं, हेल्थ साइंसेज और रिसर्च जर्नल लॉन्च करें पाकिस्तान में। हम स्कॉलरशिप शुरू करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो कभी भी हमने कुछ की हैं, ग्रांट्स वगैरह हम करेंगे। पाकिस्तान में वो कल्चर नहीं है ना रिसर्च का, तो उसको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हमें हर्डल्स फील हुए हैं, लोगों ने नहीं राब्ता किया, कोई आई नहीं एप्लीकेशंस, लेकिन जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की थी, तो वी हैड अराउंड 170 to 180 एप्लीकेशंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दे उस तरह से एक ही रहे थे, हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। 4-5 लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, थोड़े बहुत जो हम अपनी पॉकेट मनी से निकालते हैं, पाकिस्तानी करेंसी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको हम यूटिलाइज व्हिच करते हैं। यूनिवर्सिटी इज दिस? कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप है ये? नहीं, ये हम लोग पाकिस्तान में दे देते कि अगर आप ओके अंडर ओके ग्रेजुएट लोग हैं और आपके पास फ़ी नहीं है, तो हम एक सेमेस्टर की आपकी फ़ी देंगे। रिसर्च ग्रांट हमने लॉन्च किया था, फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स को भी दिया, जैसे शिफा में हमने किया था स्टार्ट, और फाउंडेशन में हमारी अमारा सुंदस ने एक दो जगह पे किया था। लेकिन ये है कि सोसाइटी के थ्रू हम कोशिश करें कि कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप्स लॉन्च करें, जिसका अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको मतलब एक सेमेस्टर की भी अगर हम फीस दे देते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स के ब्रिलियंट लिए सर, बड़ी चीज़ ब्रिलियंट होती है। तो ब्रिलियंट। ये बहुत आज लंबी, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आज, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आपसे, एंड इट वाज रियली ग्रेट। इट्स बीन एन ऑनर दैट कि आपने हमें टाइम दिया। I am really glad you asked me, and I appreciate the opportunity. सर, थैंक यू।
ओके, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।